एक लड़का जो है जो प्यार में पड़ता है वो कैसे क्रिमिनल बन जाता है। एक आदमी को बहुत सारा चीजों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो मुझे पसंद नहीं करता, मुझे उनका आंखों में अपने आप को प्रेजेंट करना है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करूं, आपने कभी घर बनाया? मेरा पति मेरे को ऊपर बहुत चढ़ता है। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। मैं भाई क्यों उतना सवाल का जवाब दूं तुमको? वाई शुड आई एम ए इंडिपेंडेंट वुमेन। करेक्ट। इसका लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ, याद कीजिए। तो लव मीन्स लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल इमोशंस। मनमा इमोशन जागे रे। तो वो गर्लफ्रेंड के अंदर पे एक इनसिक्योरिटी पैदा होता है। उसको बोलता है देख भाई कूल, आजकल के जेन में जो ऐसा हो गया कूल। आपने डायरेक्टली खुद हाथ गंदे नहीं किए बट आपने करवा दिया कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वर्क। उसको वो चाहता है उसका मुंह पे एसिड फेंकने वाला भी जायज है। अपना दिल से ऐसे छुपा के रखा था, उसने ही उसको जला के राख कर दिया। नीम का करा आपको पिलाया और बोला कि इसके बाद रसगुल्ले, तो तब जाके वो तो आपको स्वर्ग जैसा महसूस होगा। घर का बीवी हो, तुम्हारा काम है खाना बनाना। आपके अंदर पे ना एक बहुत खूबसूरत छोटा बच्चा लुक छुपा हुआ है। मुझे पता था ये आएगी, जहर पिलाएगी तुझे। अगर एवरीथिंग इज फेयर इन लव इन वर्क, तो भाई मतलब वो जिस पसीना से नहाता है वो इतिहास रचता है सर। हेलो और वेलकम टू द पीजी शो। मैं हूं प्रचिन गुप्ता, एके पीजी, ऑथर, लाइफ एंड बिजनेस कोच, इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज हमारे पीजी शो में एक ऐसे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं हु डजंट जस्ट टॉक अबाउट रिलेशनशिप फ्रॉम थ्योरी, ही अंडरस्टैंड्स ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम द कोर्ट रूम, फ्रॉम क्रिमिनल माइंड्स एंड फ्रॉम साइकोलॉजिकल रियलिटी। एक ऐसे गेस्ट जो नॉर्थ कोलकाता में रहते हैं। He completed his law degree from University of Calcutta with specialization in criminal law, criminology and criminal psychology. दोस्तों, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 2014 में की एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, और जिस प्रकार से समय बीतता गया वो इस चीज में और गहराई से उतर गए। Because he started solving criminal cases, emotional conflicts, manipulative personalities and behavioral patterns. So उन्होंने एक ऐसी नॉलेज गैदर की जो कि हमें आज के पॉडकास्ट में बताएगी कि रिलेशनशिप टॉक्सिक क्यों हो जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में, पति पत्नी के बीच में आखिरकार किस प्रकार से झगड़े होते हैं, प्यार क्यों होता है, रियल प्यार क्या है, बहुत सारी बातें। बिकॉज टुडे एज अ डार्क साइकोलॉजी हीलर, ही फोकसेस ऑन डिकोडिंग इमोशनल मैनिपुलेशन, टॉक्सिक अटैचमेंट्स, ट्रॉमा पैटर्न्स एंड अनकॉन्शियस बिहेवियरल ट्रिगर्स इन रिलेशनशिप। सो आज के एपिसोड में, क्योंकि कल वैलेंटाइन डे है, सो आज हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं कि आखिरकार प्यार में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या असली में प्यार होता भी है या नहीं, या केवल ये बातें हैं, किताबी बातें हैं, फिल्मी ज्ञान है। आखिरकार एक लड़का लड़की से किस प्रकार से उसे इम्प्रेस करता है और लड़की किस प्रकार से उसकी इमोशनल ट्रॉमा में फंस जाती है। आज की तारीख में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में छोटी छोटी बात को लेकर जो ईगो फाइट हो रही है, आखिरकार उसके बीच का, उसके पीछे का रियल कारण क्या है, सो जानेंगे आज के हम अपने इस एपिसोड में। सो लेट्स वेलकम मिस्टर सौरभ कुंडू। सो यूं तो सौरभ बहुत सारे सवाल हैं और खासकर हमारा जो एपिसोड है वो प्यार के ऊपर है, राइट। तो प्यार भी इज रियल और साइकोलॉजी है ना, इस पर हम बात करेंगे। केवल अटैचमेंट है, इन्फैचुएशन है कि रियल लव है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक लड़का जो है जो प्यार में पड़ता है वो कैसे क्रिमिनल बन जाता है ना, लड़की को वो परेशान करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, हमारे समाज में। ये लड़का सुसाइड कर देता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट। इन सभी पर हम बात तो करेंगे क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि एक इंसान का देखिए, बचपन से कोई भी क्रिमिनल तो पैदा होता नहीं है। नहीं। लोग अपने अपब्रिंगिंग से या समाज से इनपुट लेकर क्रिमिनल बन जाते हैं, राइट। Right, सो sir. हम वो सब जानना चाहेंगे, सारी चीज़ें क्या हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लव टू नो कि हाउ यू स्टार्टेड योर करियर, मतलब आखिरकार क्रिमिनल लॉयर ही क्यों। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, क्या होता है ना कि लोग क्रिमिनल से या क्राइम से दूर भागते हैं और आप उनके करीब चले गए, आपने क्रिमिनल्स को ही अपना क्लाइंट बना लिया। तो आखिरकार क्या बचपन का कोई फिल्मी बुखार था, वो वहाँ से आप इंस्पायर हुए, फैमिली का कोई प्रेशर था, ऐसा कहा आप इंस्पायर हुए कैसे और किस प्रकार से आपने ये जर्नी शुरू की? तो सबसे पहले बात है इंस्पिरेशन का। बात ऐसा है कि मैं अपना करियर स्टार्ट करना चाहता था एज अ डॉक्टर, अच्छा, ओके। क्योंकि एमबीबीएस प्रोफेशन मेरा एक बहुत
मतलब बहुत एक चाहते वाला प्रोफेशन था ठीक है। कि मैं कभी ना कभी डॉक्टर बनूंगा। तो जैसे होता था कि बचपन में माँ बाप का तो बात उतना सुना नहीं, ठीक है, शरारती बहुत था, तो वो ना सुनने की वजह से थोड़ा मार्क्स कम आ गया, तो इसके वजह से क्या हुआ, वो जॉइंट में तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन वो एक होता है ना कि दिल के अंदर पे जो एक तजुर्बा होता है कि नहीं मुझे ये करना है। और मेरा छोटा से एक चीज़ था कि मैं ना मतलब मुझे जो चीज़ है कि मैं अपने आप से भी ज़्यादा जो मेरा अटेयर है, जो मेरा सराउंडिंग्स है, उनका भी थोड़ा बारे में थोड़ा बातचीत करना, थोड़ा Okay. उससे बात करना, किसी का तकलीफ को सुलझाना। अगर मैं मेरा स्कूल में मेरा कोई भी फ्रेंड्स होता था, उसका अगर कुछ तकलीफ है उसको अपने तरीके से सुलझाना, उसको एक वे आउट दिखाना, ये चीज़ में मुझे थोड़ा इंटरेस्टेड था, ठीक है। ये मेरा था, मतलब मैं छोटा सा ही ये चीज़ पे मेरा था। तो उसके साथ साथ मैंने तब देखा कि सबसे अच्छा प्रोफेशन अगर मैं, मेरा जो जिल है, मेरा जो काम करने का जो तरीका, मैं अपना प्रोफेशन को चूज कर सकता हूँ, दैट इज अ कम्युनिकेशन। बिकॉज मुझे बात करना और सुनना अच्छा लगता था। इट्स लाइक अ स्टोरी ओके। एंड इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। तो और एक चीज़ था, सेकंड पॉइंट ये था कि मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करना नहीं चाहता था जो पर्टिकुलर वही सब्जेक्ट हो। ओके। क्योंकि लॉ, अगर आप कोई लीगल स्टडीज करना चाहोगे तो आपको लीगल स्टडीज अगर करना चाह रहे हो तो उसके साथ साथ आपको साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ों को नॉलेज रखना पड़ेगा। मान के चलिए सोसाइटी के ऊपर, सोशियोलॉजी के ऊपर आपको नॉलेज रखना चाहिएगा, जियो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, आपको लीगल स्टडीज के ऊपर नॉलेज रखना पड़ेगा, आपको क्रिमिनल स्टडीज के ऊपर नॉलेज रखना पड़ेगा, आपको सिविक सेंस के ऊपर नॉलेज रखना पड़ेगा, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर नॉलेज रखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे थूकना है, पब्लिक प्लेस में स्मोक कर सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ, दैट्स टाइप ऑफ सिविक सेंस इन एवरीथिंग। ओके। एवरीथिंग इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ। तो मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट किया। ओके। एंड मेरा वो छोटे से था कि मुझे MBBS पढ़ना है, ठीक है। तो डॉक्टर की वजह से मेरा वो एक चीज़ है कि अगर मैं क्रिमिनल लॉ पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं जाके मुझे मेडियो लीगल पार्ट वाला मेरा आएगा मेरा सब्जेक्ट में, वो मुझे बहुत अटैच किया, तो इसीलिए मैं क्रिमिनल लॉ आपने चूज किया। ओके। सो बेसिकली आपने अपने पैशन को जो है वो कन्वर्ट कर दिया प्रोफेशन पे, प्रोफेशन में, ताकि ताकि काम को काम ना लगे। हाँ, इसीलिए वो एनर्जी, वो चमक और वो जोश आपकी बातों में नजर आ रहा है। थैंक यू सो सो मच। फिर आपने कॉलेजिंग वगैरह कहाँ से की, मतलब कलकत्ता से ही की कि कहीं और से की? नहीं, मेरा कॉलेजिंग वगैरह कलकत्ता से ही हुआ है सर। मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, ओके। ठीक है। एंड मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन 2012। ओह ओके। मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ 2012 से, ठीक है। एंड 2015 में मैंने एज अ लॉयर मैंने काम करना स्टार्ट किया है सर। ओके। तो करीबन 10-11 साल हो गए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्रिमिनल। राइट सर। ओके। सो हम क्रिमिनल्स के ऊपर तो बात करेंगे ही, ऑफ कोर्स सी बात है कि आप क्रिमिनल्स को कैसे टैकल करते हो, है ना, और उनकी साइकोलॉजी कैसे होती है, उनसे बात करने से हमें आपको कितना डर लगता है या किस तरह की सिक्योरिटी खुद को महसूस होती है, नहीं होती, इन सब तो हम बात करेंगे ही। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि प्यार जो है, मतलब प्यार का मतलब, मैं ऐसे तो बहुत सारे मतलब होते हैं प्यार के, जो फिल्मों में दिखाते हैं वो वाला प्यार नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट लव ऑल टुगेदर। फिल्मों में जो प्यार होता है वो प्यार नहीं, कुछ और होता है। सो जो रियल लव है वो क्या रियल में रियल है कि वो केवल साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है? देखिए, व्हाट इज लव, अगर हम डेफिनेशन ऑफ लव में वन लाइन पे जाएंगे, लव का अगर हम डिकोडिंग करेंगे तो लव मीन्स लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल इमोशंस। ओके, एज पर माई थॉट्स, नाइस वन। लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल इमोशंस। अगर मैं किसी पर्सन के साथ अपना वो इमोशंस शेयर कर रहा हूँ, अगर मैं किसी दूसरे पर्सन का इमोशंस को ले भी रहा हूँ, वो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ, बोथ साइड कम्युनिकेशन वे आउट क्रिएट हो रहा है, एंड जहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लव। लव इज नॉट ऑल अबाउट अटैचमेंट, बट लव इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अटैचमेंट। तो बहुत अच्छे से आपने पिरोया है इस चीज़ को, लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल इमोशंस। तो ये जिस प्रकार से डेफिनेशन आपने प्यार का दिया है, तो इसके अनुसार तो भाई जो प्यार तो किसी भी लोगों के बीच हो सकता है, चाहे माता पिता का हो, बच्चों के बीच हो, दो दोस्त के बीच हो, दो लड़कियों के बीच हो, दो लड़कों के बीच हो, प्यार प्यार है, बिकॉज इट्स आदान प्रदान ऑफ इमोशंस बेसिकली। राइट। लेकिन हमें फिल्मों से तो दिखाया गया खाली भाई लड़का लड़की के बीच में ही प्यार होता है ना, और बाकी प्यार प्यार नहीं होता है, वो ड्यूटीज होती हैं, राइट। तो आप एक बात बताओ मुझे कि आजकल का जो प्यार है, जो जमाना जिस प्रकार से प्यार को सीख रहा है या भाग रहा है, वो प्यार क्या है? देखिए, आजकल का ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल क्वेश्चन किया। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, प्यार का हर एक स्पेयर होता है, हर एक लेयर होता है। एक छोटा बच्चा अपना माँ को जो प्यार करता है, एक माँ अपना बच्चे को जो प्यार करते है, वो एक एडल्ट के बीच में जो प्यार है वो उसका सेम नहीं है।
क्योंकि माँ अपना बच्चे को प्यार करके जो किस करता है और एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड का जो प्यार के दौरान वो किस करते हैं, वो अफेक्शन सेम नहीं है, वो फीलिंग सेम नहीं है। तो ये प्यार ही है, लेकिन प्यार का हर एक लेयर है, ओके लेयर्स होता है। आजकल का जो प्यार है, ये आजकल का प्यार में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है जो दिखाई दे रहा है, वो है कहीं ना कहीं इस जगह पे ना थोड़ा कमेंडेबल चीज़ आ जा रहा है, थोड़ा अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो जा रहा है, जैसे कि वो प्यार का जो असली मतलब है, जो असली एग्जाम्पल है, वो कहीं पे जाके वो लैक हो रहा है, ओके वो फुलफिलमेंट नहीं आ रहा है। क्योंकि आप अगर किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जा रहे हो, तो उस अटैचमेंट के दौरान क्या हो रहा है ना, आपके अंदर पे एक इनसिक्योरिटी पैदा हो रहा है। कैसा इनसिक्योरिटी? जैसे मान के चलिए एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड 6 मंथ्स हो गए वो रिलेशनशिप में है, राइट? उसने बहुत सारा इमोशन शेयर किया अपने साथ, बहुत सारा मोमेंट क्रिएट किया, बहुत सारा मोमेंट शेयर किया है, अपना अप्स एंड डाउन्स कुछ कुछ शेयर करना। 6 मंथ इज ओके, दैट्स इनफ। तो एक जर्नी स्टार्ट हो गया है, Correct. वो नया नया नहीं है, अभी पुराना हो गया, 6 मंथ्स ऑल्सो गॉन। इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या हो रहा है ना, कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि वो बंदा जो है वो कहीं पे नौकरी करता है, तो वो टाइम पे फ़ोन नहीं उठा पाता, बॉस का गाली सुन रहा है, परेशानी है, टाइम पे सैलरी नहीं आ रहा है, ईएमआई है, पापा का दवाई है, माँ का कुछ दवाई खरीदना है। हाँ, बहुत सारा एक आदमी को बहुत सारा चीज़ों से गुजरना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर देखूंगा, आदमी को बहुत सारा चीज़ों से गुजरना पड़ता है। अगर मान के चले उसने उसका गर्लफ्रेंड ने उसको फ़ोन किया, दिन में 2 बार 3 बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने मैसेज किया व्हाट्सएप में, हाय हेलो हाउ आर यू, व्हाट्सएप बेब, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। तो वो गर्लफ्रेंड के अंदर पे ना एक इनसिक्योरिटी पैदा होता है कि क्या उसको दूसरा कुछ मिल गया, क्या मैं उसके लिए वैल्यूएबल नहीं हूँ, क्या वो मैं उसके लिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन वो सामने वाला बंदा को वो पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली वो वैल्यूएबल सेम ही है, लेकिन वो सिचुएशन ही उस जगह तक लेके गई नहीं गया कि उसको वो शांत दिमाग से थोड़ा बात करे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है आपको, ये क्यों हो रहा है? ये अटैचमेंट की वजह से हो रहा है। अगर लव होता तो क्या होता, बी काम, ठीक है वो बिजी है, फ्री होगा तो कॉल करेगा, तो वो इनसिक्योरिटी पैदा नहीं होता। लेकिन ये इनसिक्योरिटी आजकल के ज़माने में इनसिक्योरिटी क्यों आ रहा है? क्योंकि वो लव कहीं ना कहीं जाके अटैचमेंट से जब जुड़ रहा है। कुछ भी चीज़ ज़्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, लव भी ज़्यादा, अगर एक नींबू को हम ज़्यादा निचोड़ेंगे तो क्या होगा, तीखा हो जाएगा। वो सावरनेस नहीं रहेगा, वो स्वीटनेस नहीं रहेगा उसमें अंदर पे। वो उसका वो स्वाद जो है रियल खो जाता है। रियल खो जाता है। करेक्ट। तो उसी लिए क्या हो जाएगा, तब वो रिलेशनशिप भी उसी चीज़ से वो डिस्टेंस क्रिएट कर देता है, वो लोनलीनेस पैदा होता है, वो इनसिक्योरिटी पैदा होता है। और इसी से आज का ज़माने में लव का डेफिनेशन ये होगा कि लव इज इक्वल टू इनसिक्योरिटी, एम्प्टीनेस। बट नॉट लव इज नॉट इक्वल टू एम्प्टीनेस, लव इज नॉट इक्वल टू लोनलीनेस, लव इज इक्वल टू काम, सेल्फ सेटिस्फैक्शंस, बिलीव, ट्रस्ट, दैट्स द मेन थिंग। तो इसका सोल्यूशन क्या है सौरभ? जैसे ये बात तो चलिए आपने एकदम बिल्कुल सही कही कि मैक्सिमम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मैंने देखा है कि दे आर इनसिक्योर, ओवर पॉजिटिव, और वो अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं, दे कमांड, है ना, कि वो उसको किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं ना तो वो छोड़, कोई जैसे हमारे, मैंने कई लड़कों को देखा है कि अगर उनकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात भी करती है तो वो उस पर चिल्लाते हैं, इससे बात नहीं करोगी, उससे बात नहीं करोगी, यहाँ नहीं जाओगी, वहाँ नहीं जाओगी। तो वो अपनी ऑथोरिटी जमाते हैं बेसिकली। तो वो प्यार तो नहीं, वो मालकियत हो गया कि भाई तुम मेरे प्रोडक्ट हो और तुम मेरे पास ही रहोगी। इट इज़ लाइक दैट, राइट? तो ये तो इनसिक्योरिटी का ही पार्ट है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कि देखिए ये चीज़ हर लड़का या हर लड़की गुजर रहा है इन चीज़ों से, है ना? तो इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है? देयर हैज टू बी सम सोल्यूशन आल्सो। सोल्यूशन एवरी प्रॉब्लम। आपको मुझे एक चीज़ बताइए, दुनिया में ताला बनाने वाला जो है, आपको क्या लगता है जिसने चाबी बनाया उसने ताला नहीं बनाया? वो तो बना, देखिए जो ताला बना तो पहले चाबी बनती है तभी, क्योंकि सोल्यूशन हर चीज़ का है। तो यही तो हम जानना चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। बिकॉज ये देखिए, आप देखोगे कि प्यार करने वाले लोग, और खासकर जितने टीनेजर्स हैं जो इस दौर से गुजरते हैं, सभी मैक्सिमम लोग को फील करते हैं, राइट, है ना, कि वो इनसिक्योरिटीज़ होते हैं। जैसे हमने खुद देखा है कि बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड भी हैं, तो उनका शिकायत यही है कि उनके बॉयफ्रेंड को बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं, हमेशा हर पर वो नज़र रखते हैं, तो जिससे उनको घुटन महसूस होती है, वो प्यार घुटन में तब्दील हो गया है, राइट? तो इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब लड़के को कुछ साइकोलॉजिकली कुछ समझना चाहिए या लड़कियों को समझना चाहिए, वैसा क्या है आपके हिसाब से?
देखिए साइकोलॉजिकली से भी ज़्यादा एक चीज़ जो होता है वो है कि मैं अपना माइंडसेट को कैसे बिल्डअप कर रहा हूँ। आपने कभी घर बनाया प्रसेनजीत? हाँ बनाया बिल्कुल। अच्छा, कैसे बनाया? तो घर तो आदमी जैसे बनाता है, मतलब आपने, अब तो क्या हो गया कि आदमी खुद तो बनाता नहीं है, ही हैज़ गिवन द वर्क टू अ प्रोफेशनल पीपल, लेकिन हम अपना आइडिया उसको देते हैं कि भाई हमको ऐसा घर चाहिए, ऐसा इंटीरियर चाहिए, तो वो अपने सारा सामान वगैरह लगा के घर बनाता है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करूँ, आपने कभी घर बनाया? नहीं, मैंने खुद ऐसे नहीं बनाया, ऑफ कोर्स ये बात है, ये तो हमने बनवाया है, मैंने बनाया नहीं, मैंने बनवाया है घर। इसमें मैं थोड़ा आधार डालूँ, हाँ बिल्कुल। थोड़ा लाइट करो इसको। देखिए मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, राइट। मैंने बोला कि मुझे एक ऐसा बंगलो चाहिए, इट्स माई ड्रीम हाउस। मैंने क्या बोला? इट्स माई ड्रीम हाउस। मैंने होम नहीं बोला, पॉइंट टू बी नोटेड सर, इट इज़ माई ड्रीम हाउस। उसने बना के दिया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंटीरियर डिजाइन हुआ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दुनिया का कॉन्ट्रैक्टर आया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल यूज हुआ, लेकिन सर वो हाउस हुआ। घर तब बनता है सर कि जब घर पे फैमिली रहता है, वाइब्रेशन रहता है, इमोशंस शेयर होता है, हर एक स्टोरी क्रिएट होता है, चारों आदमी बैठता है, उसका लाइफ साइकिल बदलता है, हर एक टेंट्रम्स को जहाँ जाता है, तब घर होता है सर। रिलेशनशिप इज लाइक अ बिल्डिंग सर, जब तक आप उस पे वो सजावट वाला चीज़ रखेंगे ना सर, तब तक आपका वो चीज़ रिलेशनशिप नहीं पे जाएगा। मैंने एक बगीचे में गया, बहुत थोड़ा गौर से सुनिएगा सर, मैंने एक बगीचे में गया, तो बगीचे में जाके वहाँ पे बहुत सारा फ्लावर का ट्रीज़ है, तो वो मुझे गुलाब बहुत अच्छा लगा, राइट। तो मैंने वो गुलाब को देखा, अरे बहुत बढ़िया गुलाब है, तो मैंने उसको प्लक किया, लेके घर आया। मैंने अपना बीवी को क्या बोला? आई लव यू, प्लीज टेक इट। दैट इज कॉल्ड अफेक्शन, दैट इज नॉट लव सर। बिकॉज अगर मेरा लव होता तो मैं उसको उठा के नहीं लेकर था, उसको पानी देता, उसको ठीक से देखता। केयरनेस, लव बिल्ड केयरनेस, लव बिल्ड ट्रस्टवर्दीनेस, लव बिल्ड बिलीव सर। लव मीन्स काम, लव मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। आजकल का ज़माने में सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए सर कि मैं जिसको लव बोला उसके हिसाब से मुझे वो चीज़ बिल्डअप होना चाहिए, वो टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन आना चाहिए सर, वो इनसिक्योरिटी पैदा नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं जाना चाहिए सर, वो कमांडिंग नेचर नहीं होना चाहिए। मैं हर दिन 70% नहीं दे पाऊंगा, कभी कभार मेरा परफॉर्मेंस 30% भी रहेगा, लेकिन कभी कभार तुम भी 70% देके उसको 100% करो। दैट इज कॉल्ड लव सर। कुछ तुम्हारा कुछ आस, कुछ मेरा कुछ आस, दोनों मिलके होता है दोनों का प्यार घर। दैट इज कॉल्ड लव सर। तो आप एक बात बताइए कि व्हाई टॉक्सिक लव लाइक फील्स मच मोर स्ट्रॉन्गर, ऐसा क्यों? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाई टॉक्सिक लव फील्स मोर स्ट्रॉन्गर? आप देखोगे कि फिल्मों में भी दिखाया गया है या जनरली भी देखते हैं कि लड़कियों को बैड बॉयज पसंद आते हैं, यस है ना, और गुड बॉयज जो हैं, जो हमेशा स्कूल में अच्छा पढ़ते हैं या अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे से रहते हैं, अच्छे तहजीब वाले होते हैं, अच्छे संस्कार वाले होते हैं, वो लड़कियां नहीं इंप्रेस कर पाते, या वो सिंगल रह जाते हैं, वो डायरेक्टली शादी ही करते हैं, Right. गर्लफ्रेंड को नहीं बना पाते हैं ज़्यादा। नहीं। लेकिन जितने बैड बॉयज होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं, वो एक से एक लड़की लेके घूमते हैं। हाँ जो फिल्मों में दिखाता है। हाँ, तो ये रियलिटी में भी है। रियलिटी में भी आप देखोगे कि आपके स्कूल के अंदर में भी या कॉलेज में भी वो लड़के जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा बदमाश है, वही लड़की लेके फ्लॉन्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बाइक पे घुमा रहे हैं, गाड़ी पे घुमा रहे हैं, नहीं। और जो लड़का सबसे पढ़ाकू है या बहुत सीधा साधा है, उसके भी ख्वाब है कि उसकी भी गर्लफ्रेंड बने, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनती। तो ये क्या साइकोलॉजिकल गेम है, या क्यों लड़कियों को बैड बॉयज पसंद आते हैं? देखिए सबसे पहले ये जो चीज़ है, बैड वॉइस जो पसंद आता है ना, अब लव एंड अफेक्शन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे एक डोपामिन क्रिएट करते हैं ह्यूमन का ब्रेन पे। ओके। फर्स्ट टाइम अगर कोई अगर फॉल इन लव तो उसका ब्रेन पे एक डोपामिन होता है। मान के चले कि उसका फर्स्ट लव का इम्प्रेशन ही अगर वो ऐसा होगा कि इस जैसे बंदे से हो रहा है, राइट, तो वो जिंदगी में क्या ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन उसका बहुत डार्क है। आप अगर देखिएगा, कोई भी हस्बैंड अपना बीवी को हफ्ते में 4 बार पीट रहा है, बीवी मार खा रहा है, ठीक है, लेकिन हफ्ते में 3 दिन उसको खिला रहा है, घूमने लेके जा रहा है, उसको सिनेमा दिखाने लेके जा रहा है, उसको मूवी अपना फैमिली के साथ गेट टुगेदर करवाने जा रहा है, लेकिन 4 दिन पीट रहा है,
तो वो 4 दिन जो मार खाता है ना वो बीवी, वो मार खाते खाते एक ही चीज़ सोचता है कि फिर कब वो वैसा दिन आएगा या फिर नेक्स्ट संडे कब आएगा जिस दिन मुझे वो घुमाने लेके जाएगा। ओके। तो दैट इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। लेकिन उसको वो चीज़ सहते हुए ना उसको वो स्ट्रॉन्गेस्ट वो उस पर एक और क्या है ना, एक चीज़ देखिएगा, हम लोगों को छोटे से जो सबसे ज़्यादा डांटा है, जो सबसे ज़्यादा मतलब पीटा है, जो हमसे बर्ताव अच्छा नहीं करता है, हम उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मुझे इनका नज़रों में तो दिखाना है कि भाई मैं कौन हूँ। जो मुझे प्यार करते, जिसको मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं अपना ज़िंदगी में कुछ कर पाऊंगा, मेरा उसका एक्सपेक्टेशन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो मुझे पसंद नहीं करता, मुझे उनका आंखों में अपने आप को प्रेजेंट करना है। ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या है कि मैं उनका चाहतों को प्यार में पड़ जाता हूँ, क्योंकि वो अफेक्शंस, वो टचनेस, वो एक मतलब वो कंटिन्यूअसली वो एक जो अट्रैक्शन है कि मुझे उनका नज़रों में खरा होना है। लेकिन एग्जैक्टली वो सोच टॉक्सिक है, वो सोच अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे टोक रहा है। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि भाई कुछ तो लोग कहेंगे कि उन लोगों का क्या काम है कहना, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, हम तो ये बहुत ज्ञान झापते कि भाई 4 लोग तो कहेंगे, मैं तो अपना ज़िंदगी में कुछ भी करूँगा। कभी ये 4 लोग आप देखे हो? मैं कोई नहीं दिखा। मैंने देखा, कहीं नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा। ये 4 लोग हम लेकिन हम सोचते तो है, और वही 4 लोग में किसी एक लोग का जो स्टेटमेंट है वो हमारा दिमाग में बस जाता है, और वही मुझे लगता है कि दिस इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स उसका ही प्यार में। क्योंकि इंसान को क्या है ना, अगर हम कॉमन वे में जा रहे हैं तो वो कॉमन वे वाला रास्ता उसको लगता है कि भाई चलो ये तो नेचुरल, हम तो रेगुलर जाते। जिसी दिन वो मोड़ थोड़ा घूम जाता है, उसी टाइम क्या होता है, उसको लगता है चलो ये तो नया रास्ता मिला मुझे। वही वो डोपामिन, वो नया रास्ता का खोज में ही वो टॉक्सिक उसको और भी स्ट्रॉन्गर लग रहा है। इसीलिए देखिएगा, जो सेन सोबर पर्सन होता है, जो अच्छा गुड बॉय है, ठीक है, उसको ज़्यादा कुछ गर्लफ्रेंड या फिर कोई लड़की वाले दोस्त जो होता है उसको नहीं मिलता। सब बोलता है अरे ये जोकर है, ये पप्पू है। और जो प्ले बॉय है, जो नेचर में प्ले बॉय है, उसको बोलता है देख भाई कितना कूल, आजकल का जेनजी में जो ऐसा हो गया कूल। करेक्ट। इसका लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ। याद कीजिए 2012 में या 9 में जो मूवी आया था 3 इडियट्स, याद है? हाँ करेक्ट। आपको याद है सुहास का कैरेक्टर? हाँ याद है मुझे। क्या बोलते थे हम उसको, सुहास को? प्राइस टैग बोलते थे ना। हाँ, correct। अरे तुम्हारा मेरा 9 लाख का घड़ी तुमने कैसे गुम खो कर दिया दिया, भाई, right। तुम इररिस्पांसिबल कैसे हो सकते हो, मेरा 10 लाख का जूता के ऊपर चटनी फेंक दिया। हम लोग उसको क्या बोलते थे? प्राइस टैग। एक बात बोलिए, आज हम लोग क्या है? प्राइस टैग ही तो है, आदमी वही कर रहा क्योंकि है, वही मेरा खुद का कमाने से, मेरा खुद का कमाई से अगर मैंने एक स्कूटी भी खरीद लिया, तो अगर उस स्कूटी में खरोच भी आएगा, मेरा दिल पे चोट आएगा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मेरा खुद का कमाई हुआ वाला वो चीज है, राइट। सुहास ने क्या किया? सुहास ने एक लड़की को प्यार किया, उस प्यार को वो रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे उसने वो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। अगर आज मैं देखिए, रैंचो एक ना वो काल्पनिक कैरेक्टर है। रैंचो एग्जैक्टली हमारा अगर रैंचो जैसा बोलता है ना, क्या बोलते हैं? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब मुझे एक चीज बताया, आपका जेब में 1 रुपया है, ठीक है, अगर आपको इमीडिएटली मेडिकल इमरजेंसी पे 5 लाख रुपए लगा, आप ऑल इज वेल बोलेंगे तो आपका पापा का दिमाग सही हो जाएगा? पापा का बीमारी सही हो जाएगा? बताइए ना, होगा? नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल। सुहास ने रियल लाइफ का एग्जाम्पल वहां पे दिखाया था, लेकिन उसका वे आउट जो था वो बाजार टाइप का था, समझ रहे? लेकिन सुहास ने वो चीज दिखाया है, तो यही वो चीज है। हमने बोला कि सुहास और प्रिया का रिलेशनशिप टॉक्सिक है, क्योंकि ये है प्राइस टैग, ये है प्रिंसेस, रैंचो है भाई वो एक ऐसा बंदा जिसको हम वो ड्रीम बॉय। तो रैंचो के लिए तो प्रिया ही सही है, लेकिन जिंदगी में रियल लाइफ में रैंचो नहीं आता है। जिंदगी में हमारा सोच वो सुहास जैसा ही है, क्योंकि अगर मैं जिसको प्यार करता हूँ उसके लिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट होता है, मेरा केयरनेस आता है। क्योंकि मैं वो अपना बीवी को क्या करूँगा, एक अच्छा सा मकान खरीद के दूंगा, मेरा फैमिली को एक अच्छा सा फिनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँगा, अच्छा सा मेरा जो आज परिस्थिति है उसको सुधार के मैं बेस्ट बेटर जगह पे लेके जाऊँगा। मैं भी कहीं ना कहीं जाके सुहासी हूँ, लेकिन मेरा वे आउट, मेरा तरीका अलग सा है। देखिए सवाल तो देखिए ये है ना कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो सुहास की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, राइट। लेकिन उसका सोल्यूशन तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि वही सोल्यूशन है
कि ज़िंदगी सुहास की तरह ही जीना है या हम उसको और कुछ सरल तरीके से कर सकते हैं। देखिए, बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि सुहास का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो एक नेचुरल एक इंसान वैसा ही करता है कि अगर कोई महंगी चीज़ खरीदेगा और कोई भी उसका फैमिली मेम्बर या जिससे वो प्यार करता है वो अगर उस सामान को इरिस्पॉन्सिबली हैंडल करेगा तो आदमी को गुस्सा आएगा और वो इस प्रकार से ही बात करेगा कि भाई ये 5 लाख की घड़ी है, तुमने गुम कर दी कैसे? तो ये तो बड़ी तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन सुहास का 5 वो लाख कमाई का पैसा है। हाँ, कमाने में तो जाता है, मेहनत जाता है, हर चीज़ का जाता है। या जूते में चटनी गिर जाती है तो वो भी वो है कि भाई एक वेटर को बोले तुम इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो कि तुम्हारे जो काम है तुम ठीक से नहीं कर रहे हो, राइट और तुमने इतने महंगे जूते पे गिरा दी चटनी। राइट। लेकिन इससे क्या पता चलता है कि सुहास स्टार्ट जीरो से किया था, आज उसने इस जगह तक पहुंचे अपना अपना मेहनत से पहुंचा है। राइट। तो रिलेशनशिप, ये जो आपने क्वेश्चन किया था शुरू में कि टॉक्सिक रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्गर लगता है, बेसिकली ये रिलेशनशिप हम लोग, हमारा देखने का नजरिया है टॉक्सिक, लेकिन कभी कभार वो टॉक्सिसिटी का जो चीज़ है ना वो अलग से वाला चीज़ होता है। क्योंकि वो चीज़ में क्या होता है, आदमी दूसरे पर्सन का परसेप्शन से आप देखते हो कि ये टॉक्सिक लग रहा है। क्या हो सकता है कि उसका एक्शन गलत हो लेकिन उसका सोच आपका फ्यूचर का अलाइनमेंट को सही करने वाला हो। मैं आपको एक स्टोरी देता हूँ। राइट। क्रैब, केकड़ा, हम सबने खाए, सी फूड है, देखा है। हमने तो नहीं खाया। नहीं, मुझे तो सी फूड बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हो गया, मैं चाइना वाला नहीं गया हूँ तो दूर हूँ थोड़ा, बट हाँ ठीक है, हाँ कुछ लोग ऑफ कोर्स इसको सी फूड बहुत पसंद करता है। करेक्ट। तो केकड़ा को आप देखेंगे तो केकड़ा ना एक दिन क्या हुआ, वो समुद्र का बीच में ऐसे चल रहा था। ओके। राइट। ऐसे चल रहा है तो उसका पीछे एक दूसरा भी केकड़ा जा रहा था, वो फुटप्रिंट को फॉलो करता है। केकड़ा, अगर आप कभी ड्रोन शॉट लेंगे या फिर ऊपर से देखेंगे ना, केकड़ा का जो फुटप्रिंट होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। Okay. वो छोटा छोटा पाव में ऐसे केकड़े का जो फुटप्रिंट है। तो समुद्र का लहर आया, ठीक है। समुद्र का लहर आया तो समुद्र का जो लहर वो सारा केकड़ा का फुटप्रिंट मिटा के चल गया। अब केकड़ा पड़ गया गुस्से में। केकड़ा बोल रहा है कि भाई मैंने तो सोचा कि तुम मेरा दोस्त निकले, तुम तो मेरा इतना अच्छा दोस्त हो, तुमने मेरा इतना सुंदर फुटप्रिंट्स जो मैंने क्रिएट किया उसने तुमको मिटा दिया, तुम घंटे का दोस्त हो यार, तुम्हारे साथ दोस्ती टूटना, मैं आज टूट दूंगा। ओके। तो समुद्र का लहर बोला कि सुनो दोस्त, तुम वो जो फुटप्रिंट का बात कर रहे हो, क्या तुमने एक चीज नोटिस किया कि दूर में एक हंटर खड़ा हुआ है, वो तुमको कैच करने के लिए आ रहा है, वो फुटप्रिंट फॉलो करके ही तुमको पकड़ेगा। तो मैंने वो तुम्हारा फुटप्रिंट मिटा दिया ताकि वो तुम्हें पकड़ ना सके, मैंने तुमको लाइफ सेव किया। सो दैट्स माई पॉइंट। लहर का एक्शंस थोड़ा डिफरेंट था लेकिन इंटेंशन अलग था। इंटेंशन अलग था। आजकल का ज़माने में यही चीज़ है, मेरा पति मेरे को ऊपर बहुत चढ़ता है, मैं भाई क्यों उतना सवाल का जवाब दूँ तुमको? वाई शुड आई एम ए इंडिपेंडेंट वोमेन। इंडिपेंडेंस से मतलब ये नहीं है कि आप सवाल का जवाब नहीं दोगे। इंडिपेंडेंट मतलब ये कि आप अपना जो सहमति है, जो सवाल है, जो आपका चरित्र है, उस पर आप स्टैंड पॉइंट पे खड़ा होकर सही डिसीजन सही वे पे आप लेके रिश्ते को आगे तक लेके जाओगे। रिस्पॉन्सिबली बिहेव करो बेसिकली। दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। टॉक्सिक, देखिए एक बात, अगर यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ है ना, हम लोग बहुत वो चलती वाला बात बोलते हैं कि अरे भाई थर्ड पर्सन आने से तुम्हारा रिलेशन बिगड़ गया। गलत चीज़ है। थर्ड पर्सन आने से रिलेशनशिप खराब नहीं होता, थर्ड पर्सन को एंटरटेन करने से रिलेशनशिप खराब होता है। आप अपना बाउंड्री क्रिएट कर दो, थर्ड पर्सन को एंटरटेन मत करने दो। कोई वो कितना भी आए, आपका रिलेशनशिप खराब ही नहीं होगा। लेकिन जब थर्ड पर्सन आपका जिंदगी में आ गया, आपने एंटरटेन करना स्टार्ट कर दिया, तब जाके क्या हुआ, आपका रिलेशनशिप उसी जगह पे जाके खराब होना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो थर्ड पर्सन आपका लाइफ में कैटलिस्ट के जैसा काम करते हैं, वो इफेक्ट करता है आपका रिलेशनशिप को कि भाई देख इसका ये नियत अच्छा नहीं है, इसका वो नियत। क्योंकि आप तब आपका नजरिए से नहीं देख रहे हो, आप उसका नजरिए से देख रहे हो, वो जो दिखाना चाहता है आप वो देख रहे हो। दैट इज द प्रॉब्लम सर। तो वो सच हो या गलत हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको वही आईना दिखता है, जो आईना वो दिखा रहा है। ये वही कहता है कि जिस रंग का चश्मा आप पहन लो, आपको पूरी दुनिया उसी रंग की नजर आती है। एग्जैक्टली सर। तो ये बड़े प्यारे से आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा। सो एक बात बताइए मुझे कि सोलमेट बहुत आजकल जो है नाम चलता है कि है ना, आपका सोलमेट मिला नहीं या आपका हम सोलमेट खोज रहे हैं, तो हर आदमी ना सोलमेट को खोज ही रहा है बेसिकली देखा जाए तो क्या ये सोलमेट रियल होते हैं? देखिए मैं इस पे ये केवल एक ख्वाब है, यू नो। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ का बोलना चाहता हूँ कि सोलमेट जो है ना वो डेस्टिनी है। ठीक है, आपका जिंदगी में कुछ भी अच्छा होता नहीं है,
आपको जिंदगी में अच्छा ही करना पड़ता है. यू हैव टू मेक हैप्पीनेस टू क्रिएट हैप्पी. तो ये सोलमेट वाला जो पार्ट है ना, व्हाट इज सोलमेट? आपने कब अपने सोल को झांके हो? आपको क्या पता आपका सोल क्या है? कितना हजारों पुरानों साल पुराना अपना सोल है. कभी कभार देखते हैं ना कि हम बोलते हैं कि अरे भाई इसका उम्र 10 साल का है लेकिन इसका सोच 18 साल वाला है. क्यों? क्योंकि उसका सोल का उम्र बहुत ज्यादा है. क्योंकि सोल तो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफॉर्म होता है. क्योंकि सोल इमोर्टल, सोल चेंज होता है, बॉडी टू बॉडी चेंज होता है. तो हो सकता है कि बेटे का जो सोल है और पापा का जो सोल है, पापा का सोल नया है, बेटे का सोल पुराना है. इसलिए कभी कभार कि पापा से बेटा मैच्योर्ड है, उसका बात, उसका बिहेवियर मैच्योर्ड है. तो ये जो सोल मेट है, दैट इज नॉट सोलमेट. वैसा कुछ टर्म हम लोग मतलब सोलमेट लड़का लड़की का संबंध सोलमेट नहीं है बेसिकली. वो फैसिनेटेड वाला टर्म से. हाँ, बेसिकली ये चीज जो है वो डेस्टिनी है. ये क्या होता है कि एक चीज की हम किसी के ऊपर वो कमिटमेंट फुल है, हम उसके ऊपर जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो ड्यूटीज है, जो यूनिवर्स का जो अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट का तौर से हम दोनों रिश्ते को वो उस जगह तक, मुकाम तक पहुंचाए. यू आर माई ट्रू सोलमेट. दैट इज सोलमेट. एक्जैक्टली वो सोलमेट का जो कोट अनकोट जो सोलमेट होता है, देयर इज नो कनेक्शंस. वो डेस्टिनी आपको वो सोलमेट को उस जगह पर तक लेके जाता है. ओके. क्योंकि जैसे आप बताइए ना, ऐसा बहुत सारा रिलेशन होता है जो शुरू होता है, शादी होता है, 18 साल का उम्र में एक रिलेशन स्टार्ट होता है, 22 साल का उम्र में जाके एक शादी होता है, एक अच्छा घर बसता है, 30 साल का उम्र में जाके डिवोर्स होता है. आजकल का बहुत कॉमन चीज होता है. राइट. तो वो क्या सोलमेट नहीं है? हम तो बोलते हैं कि जन्म, मृत्यु और ये जो शादी तीनों ऊपर वाला का देन है. ये हम विधाता ने हमारा लिख दिया है. राइट. तो विधाता के नजर में हम सभी उनका बच्चे हैं. तो विधाता क्या इतना निर्दय है कि मेरे लिए वो ऐसा ही लिखा है? आपको क्या लगता है? क्या वो मेरे लिए सोलमेट नहीं था? नहीं. सोलमेट क्या है? जब आपका सोल उनका सोल से कनेक्ट होता है, तो सोल कनेक्ट होने के लिए भी तो आपका वो कर्मिक रिलेशन वो अच्छा होना चाहिए ना. आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका वो ड्यूटीज, वो भी तो आपको समझना चाहिए. सामने वाला का बात को भी तो आपको समझना चाहिए, है ना. मैंने कभी कभार बोलता है कि अरे भाई जिंदगी में बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, अच्छा नहीं लग रहा है. प्रेशर लेना भी चाहिए, क्योंकि आप जब प्रेशर लेते हो तब जाके आपको वो सोल्यूशन का रास्ता निकल के आता है. करेक्ट. राइट. द मोर प्रेशर यू विल हैंडल, द मोर स्ट्रॉन्गर यू विल बिकम. एग्जैक्टली. आप जब सुबह नींद से उठते हो, आप क्या लेके उठते हो? आप कुछ कंडीशंस लेके सुबह उठते हो. राइट. और जब शाम होता है, सूरज ढलते ढलते जब शाम होता है, तब कुछ वो आपका लाइफ का तजुर्बा छोड़ के जाता है. करेक्ट. राइट. तो एवरी बैड मॉर्निंग, एवरी बैड इवनिंग, एवरी बैड आफ्टरनून, एवरी बैड नाइट आना चाहिए आपका जिंदगी में नेक्स्ट गुड मॉर्निंग को आने के लिए. सही बोल रहा हूँ आपको. मैंने एक जगह बड़ी प्यारी बात पढ़ी भी थी, कि बैड डेज आर गुड देन द गुड डेज. एग्जैक्टली. गुड डेज जो है वो आपको आलसी बनाते हैं, ईगोइस्टिक बनाते हैं, और बैड डेज जो है वो आपको हमेशा टॉप पर रखते हैं, या आपको हमेशा सिखाते हैं कि और लाइफ में बेहतर क्या करना है, कैसे करना है. Exactly. हाउ यू कैन बिकम मच मच बेटर देन द 100%. क्योंकि आप जब तक अपना कंफर्ट जोन से निकल के बाहर नहीं आओगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे. आप मुझे एक चीज बताइए ना, आपने कब लास्ट रसगुल्ला ट्राई किया? हफ्ता 10 दिन पहले. आपको रसगुल्ला का असली मिठास कब समझ में आता है? तो खाने के बाद ही समझ में आता है. खाने के बाद. आप मान के चले मैंने आपको मलाई चमचम दिया, मैंने आपको खीर कदम दिया, मैंने आपको खीर चॉप खिलाया, मैंने आपको मिठाई वाला और भी सारा डेजर्ट वगैरह, काजू कतली, बर्फी, हलवा, गाजर की हलवा, ये सब कुछ खिलाया. उसके बाद रसगुल्ला खिलाया. कैसे लगेगा आपको? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि स्वाद तो तब होता जब ऑलरेडी आपने खाया नहीं है. अभी तक आप तीखा खा रहे हो या रॉ कुछ भी खा रहे हो, मीठा कुछ भी नहीं खाया है. लेकिन ऑलरेडी अगर आपने 3 मिठाई भी खा ली है तो वो मिठास तो पता भी नहीं चलेगी. लेकिन अगर नीम का करा आपको पिलाया और बोला कि इसके बाद रसगुल्ला, तो तब जाके वो तो आपको स्वर्ग जैसा महसूस होगा. Exactly. कि आपने कोई. That's my point. I got it. देखिए, ये तो देखिए, वी आर लिविंग इन द ड्यूअलिटी वर्ल्ड, है ना. अगर धूप है तो छाँव है ना. अगर दिन है तो रात है. तो हर चीज़ का 2 पहलू तो है ही, और 100%. उसकी पहचान भी तभी है अगर कभी धूप ही ना निकले, हर समय अंधेरा रहे, तो धूप की पहचान खत्म हो जाएगी.
Right. धूप को लोग तभी, जैसे आज ठंड में लोग सन बात करते हैं, तो गर्मी में तो सन बात नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी मामला गर्म है उस समय। तो जब ठंड लग रही है तभी तो सन बात कर रहे हैं, तो अपोजिट ही लोग करना चाहते हैं, तो इसीलिए अपोजिट लोग अट्रैक्ट करते हैं, राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जैसे बचपन का ट्रॉमास जो होता है, कई माँ बाप जो है इमोशनली बैगेज जो है अपने बच्चों पर डालते हैं, राइट। है ना। कई फैमिली में देखोगे कि आप माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं, या कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो रात दिन चिल्लाती रहती हैं हर काम पे, सिंगल मदर भी होता है, चाहे वो अपने पति पे चिल्ला रही हो, बच्चे पे चिल्ला रही हो, तो उनका नेचर चिल्लाने वाला ही होता है, राइट। तो एंड ऑफ द डे बच्चों के अंदर एक ट्रॉमा सेट हो जाता है, राइट। एक बच्चे एक 100% साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, राइट। वो जो बचपन का इफेक्ट है वो उनके जवानी में या उनके मिडिल एज में कितना इफेक्ट करता है, खासकर उनका रिलेशनशिप में। ओके, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। हम लोग सुना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट। एक बच्चा अपना वो घर से जो देख के आ रहा है, उसका जो ऊपर जो बीत रहा है, जो उसने फेस करते हुए आ रहा है, उसका हिसाब से क्या है ना, वो उनका वो दिमाग में वो बैठ रहा है, वो दिमाग में वो सोच रहा है, वो भाई मैं तो ये देख के बड़ा हूँ। जब यही चीज़ जो वो ग्रो हो रहा है, जब वो टीनेज एज में जा रहा है, जब वो थोड़ा समझ रहा है, उसका जो वो फीलिंग्स उसका ग्रो हो रहा है, उसका वो डोपामिन निकल रहा है, उसको लव एंड अफेक्शंस के बारे में पता चल रहा है, ये सब चीज़ों में क्या है ना, वो तब कुछ नेचर कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है। ओके, इग्नोरेंट चाइल्ड, ठीक है, इग्नोरेंट पार्टनर को ही चूज करता है, लाइक अट लाइक, Right. जो जैसा होता है उसी प्रकार की चीजों को आकर्षित जीवन में राइट। होता है। कंट्रोलिंग चाइल्ड ना कमांडिंग पार्टनर को चूज करता है। तो एक ये क्यों है? क्योंकि उसने बहुत छोटा से वो देख के रखा है कि मेरा पापा मेरा मम्मी को बोलता है कि तुम ऐसा करो, तुमको ये करना है, तुम घर का बीवी हो, तुम्हारा काम है खाना बनाना, तुमको खाना बनाना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा, तुमको घर संभालना पड़ेगा। ये बोलने का जो तरीका है ना, कमांडिंग नेचर, ये सुन सुन के वो भरा हुआ है, तो वो फिर वैसा बन जाता है, मतलब वो उसकी बन जाता आइडेंटिटी है। वैसी बन जाती है, बन राइट। जाता है, और जैसी आइडेंटिटी बनती है वो वैसे ही पार्टनर खोजना चाहता है, राइट। और अगर उससे ऑपोजिट पार्टनर लाइफ में आता है तो फिर वो मामला डिस्ट्रैक्शन होते हैं, चीजें गड़बड़ाती हैं। डिस्ट्रक्शन होता है। इसीलिए ना देखिएगा, इसके रिगार्डिंग मैं एक पॉइंट सभी को बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ भी ऐसा कोई अगर फेस कर रहे हो, तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि राइट डाउन योर एवरी पास्ट इन अ पीस ऑफ पेपर फर्स्ट। सेकेंड, आपके अंदर पे ना एक बहुत खूबसूरत छोटा बच्चा छुपा हुआ है, आप उसको ढूंढ के निकाल के लाइए। वो हैप्पी मोमेंट, वो जो चीज़ जो एक बच्चा का है, वो ढूंढ के लाइए। और जो पास्ट आपका है, वो पास्ट को भूल के प्रेजेंट में कैसे चलना है, उसको रीजेनरेट कीजिए अपना लाइफ में, वो रीसेट कीजिए, एवरीथिंग सॉर्ट आउट। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो कि सेल्फ एनालिसिस कह लीजिए, बहुत या इंपॉर्टेंट, सेल्फ ऑडिट कह लीजिए, है ना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बहुत जरूरी है। तो देखिए सौरभ जी ने बड़ी 4-5 चीजें क्विक में सॉल्यूशन दे दिया है कि यू सेट विथ योर सेल्फ, मतलब आप कहो इन शॉर्ट, गो ऑन अ डेट विथ योर सेल्फ। सो आप अपने समय अपने साथ में, अगर रोज नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार आप 1 घंटा अपने साथ बैठिए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप अपने पास्ट के बारे में लिखिए कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, माँ बाप का नेचर कैसा रहा है आपके प्रति, उसके बाद में आपका जो बच्चा है एग्जैक्टली वो क्या चाहता है लाइफ में, क्या बनना चाहता है, उसे क्या पसंद है, क्या किस चीज़ों से उसे प्यार है, राइट। और 100%। उन चीज़ों को आप दोहराइए, मतलब बिकम कॉन्शियस। अभी जो हमारी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी, सभी की ज़िंदगी है, 99% चल रही है ऑटो मोड पे, सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रहा है। 100%। तो अगर आप जितना कॉन्शियस होंगे लाइफ के प्रति, उतनी चीज़ें सॉर्टेड होंगी, चीज़ें ईजिली होती जाएंगी। तो बचपन का ही जो ट्रॉमा होता है, जो बचपन की यादें होती हैं, वही चीज़ें बड़े होकर करती हैं। तो जो माँ बाप जो अभी जिनके बच्चे छोटे हैं और जो अननोइंगली अपने बच्चों को बहुत चिल्लाते हैं, डांटते हैं, या अपना इमोशनल बैगेज बच्चों पर डालते हैं, आप ध्यान रखिए कि आप अनजाने में अपने बच्चों को गलत ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं। उनको आप ज़िंदगी में खुशी नहीं दे पाएंगे, आप उनको गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो बिकम कॉन्शियस इन योर पेरेंटिंग। बच्चों के सामने कभी झगड़ा मत करिए, झगड़ा करिए लेकिन अकेले में, बच्चों के सामने मत करिए, ओके। और दूसरा ये कि आप बच्चों को हमेशा वो चीज़ दिखाइए जो आप चाहते हो बच्चे करें। अगर आप चाहते हैं बच्चे मोबाइल यूज़ ना करें, तो आप खुद मोबाइल यूज़ करना बंद करें। आप घर में किताब पढ़िए, खाना खाते वक्त टीवी मत देखिए, मोबाइल मत देखिए, आपस में बात करिए, खाना खाने से पहले प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए। छोटी छोटी चीज़ें जो आप कर सकते हो ताकि बच्चे
will do the same thing, right सौरभ जी? राइट। और एक चीज मैं, ये बहुत अच्छा चीज आपने बताया, लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल। अगर आपका जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम आप किसी भी, आपका जो डायरी है, जो पीस ऑफ पेपर, आप उस पर लिखिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ 90% प्रॉब्लम आपको वहीं पे सॉल्व होगा। बिल्कुल, आपने ये बहुत साइकोलॉजिकल अच्छी बात कही क्योंकि है। ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक का वो लॉ है। हाँ, और ये कई किताबों में इस बात को कहा गया है कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व व्हेन यू राइट इट ऑन द पीस ऑफ पेपर। राइट। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज हेल्दी लव? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक स्टोरी आपको शेयर करता हाँ हूँ। बिल्कुल। एक बच्चा, एक 2 साल का बच्चा अपने माँ के पास गया, बोला कि मम्मा आई लव यू। बोला बेटा आई लव यू टू, सो नाइस, क्यूट। बच्चा का उम्र बढ़ता गया, बच्चा का 10 साल हुआ। बच्चा गया माँ के पास, मम्मा आई लव यू। बोल बेटा क्या चाहिए? साइकिल चाहिए, क्रिकेट बैट चाहिए, मैं पापा से दिलवा दूंगा। क्या चाहिए बोल, दिलवा दूंगा। बच्चे का उम्र हुआ 14 या 15 साल। बच्चा बोला मम्मा आई लव यू, पता है, बता दे कहाँ पे रहती है, हम जाके बात करके आएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब वो ग्रो के गया, वो मान के चलो उसका एज हुआ 25-27। बच्चा गया, बेटा गया के बोला मम्मा आई लव यू। मम्मा बोलते पता था, माना किया था तुझे, शादी मत कर, मेरा बात तू सुना नहीं, अब भुगतो। मुझे पता था कि ये आएगी, जहर पिलाएगी तुझे। अब वो बेटा का उम्र हो गया, मान के चलिए 45, और मम्मा का उम्र हो गया 60, 65, 70। बच्चा गया, बोला मम्मा आई लव यू। बोला चाहे तू मेरा पैर पकड़ ले, मेरे सामने गिरा ले, लेकिन मैं कोई भी पेपर पे साइन नहीं करूंगा। व्हाट इज द चेंजेस? बात तो वही है ना सर, आई लव यू। चेंजेस देखिए सर। तो समय के साथ साथ मैंने क्या देखा, हम लोगों ने जो एक लेयर होता है, वो रिलेशनशिप का लेयर चेंजेस हो रहा है। राइट। एक चीज याद रखिएगा सर, जो चीज आपको जिंदगी में शॉर्ट टर्म पे प्रॉफिट देगा ना, वो आपको भुगताएगा। वो कभी भी आपको लाइफ में पीस नहीं दे सकता सर। अभी हम लोग इतना बिजी बन गए, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को 30 मिनट्स में पिज्ज़ा चाहिए, हम लोग को 10 मिनट से ब्लिंकिट से सामान चाहिए, हम लोग को 15 मिनट में एम्बुलेंस चाहिए, सब कुछ इतना फास्ट चाहिए। अरे भाई ये सामान, जिंदगी थोड़ी है कि तुमको 10 मिनट में सजा के दे दे। सही बात है। लेकिन हमको वो हरीनेस है, हमारे पास टाइम नहीं है सर, बैठ के तो बात करेंगे, दो बात सुनेंगे, शेयर करेंगे मोमेंट्स, वो टाइम नहीं है सर। हम बहुत बिजी है। क्या बिजीनेस सर इस बात का? अभी देखिए सर, मैं एक चीज बोलता हूँ, आपने बोला कि व्हाट इज हेल्दी लव। हेल्दी लव इक्वल्स टू सर सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, बोरिंग लव एंड लॉन्जिविटीनेस एंड बिलीव। ये चीज होना चाहिए। जो लव में, रिलेशनशिप में बोरिंगनेस है ना सर, उसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ सहा है सर। और वही है सच्चा रिलेशनशिप सर। क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ चीज, जल्दबाजी में मिला हुआ सामान कभी भी आपको लाइफ में कुछ भी ठीक से नहीं दे पाएगा। वो टिकाऊ नहीं है, बेसिकली नहीं टिकाऊ है सर। लॉन्जिविटी वाला जो अगर चीज़ होगा ना, वो आपको लाइफ में बोरिंग लगेगा। क्योंकि सर मैं किसी से प्यार करता हूँ, अगर मैं वो प्यार करने का टाइम पे जाके सर मैं अगर सेफ फील नहीं किया कि आई एम नॉट सेफ, उनके साथ जो मैं हूँ मैं सेफ नहीं हूँ, तो क्या मतलब है सर? तो मुझे बात बताइए सौरभ कि अपने पार्टनर को, जैसे मान लीजिए आज हम जो देख रहे हैं कि बहुत सारे डाइवोर्स हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बचा कैसे सकते हैं? सबसे पहले देखिए सर, सर, इसका जो मैं सवाल में भी और वापस आता हूँ कि डाइवोर्स तो तभी हो रहा है जब आपस में दो लोगों के विचारधारा प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं एक लंबे समय तक, राइट है ना? क्योंकि जब शादी होती है तो विचार मिल रहे होते हैं, राइट सर, तब तो सोच समझ कर ही शादी की होती है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, आजकल के बच्चों को आप जबरदस्ती कुछ करा नहीं सकते। नहीं, नेवर। तो वो माँ बाप के प्रेशर में तो शादी नहीं कर रहे हैं, नहीं सर, एंड ऑफ द डे वो शादी अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं, राइट। लेकिन मैंने कई ऐसा जगह देखा है सौरभ कि शादी की 1 महीने बाद ही, या मान लीजिए शादी की 1 हफ्ते के अंदर ही हनीमून पर गए, वहीं से अपने अपने घर चले गए। राइट। ऐसे भी कई केसेस हुए हैं। हाँ हुआ है। सो इसको हम कैसे बचा सकते हैं? जो समाज में आज की तारीख में, हर समाज में, चाहे आप मारवाड़ी ले लो, पंजाबी ले लो,
किसी भी कम्युनिटी के ले लो, ये ओवरऑल हर जगह हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम या तो अपने राइट पार्टनर को कैसे चूज करें ताकि जो रिश्ता चले वो लंबा चले? देखिए मैं इस पे एक थोड़ा लाइन ऐड कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभार ना रिश्ते को लाजवाब बनाने के लिए जवाब कहीं कभार नहीं देना जरूरी भी है। जब रामायण में राम जब युद्ध राम और रावण का बीच में जब युद्ध स्टार्ट हुआ ना, जरूरी नहीं था राम के लिए कि हर वो बैटल में वो उसको जीतना ही है, क्योंकि उसका मकसद था मेरा मेन जो बैटल है उसको जीतना। छोटा मोटा लड़ाई में मुझे जीतना, छोटा मोटा लड़ाई में राम ने जीता, कभी वो रावण ने जीता, वो उसका मकसद नहीं था। उसका मेन मकसद था कि मेरा जो बैटल है उसको मुझे जीतना है, वहां पे मुझे अपना वो प्रेजेंस प्रूफ करना है, मुझे धर्म को प्रतिष्ठा करना है अधर्म के ऊपर। तो जिंदगी में ना कभी कभार अगर आपको रिलेशनशिप को लाजवाब बनाना है तो कभी कभार जवाब देना भी छोड़ना चाहिए। समटाइम्स सॉरी मीन्स नॉट मीन्स यू आर रॉन्ग, समटाइम्स सॉरी मीन्स यू आप आपसे भी ज्यादा उस रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करते हो, उसको वैल्यू देते हो। तो कभी कभार आप राइट भी हो लेकिन सॉरी बोल लेना चाहिए सर। मतलब बेसिकली आपको अपने ईगो को साइड में रखना चाहिए, साइड में रखना चाहिए, रिश्ते को नजरिया रखते हुए कि रिश्ते को कितना मजबूत बनाना है। राइट। तो इसमें फाइनली आप मुझे बताइए कि फिर एक पार्टनर को जैसे मान ली शादी के पहले क्या देखना चाहिए या किस प्रकार से अपने पार्टनर को चूज करना चाहिए सो डैट मामला जो है लॉन्ग टर्म का बना रहे? देखिए ये तो कोई शॉपिंग करने वाला तो चीज है नहीं जे हम मतलब आजकल का दिन में यही हो रहा है कि मेरे पास ऑप्शन बहुत आ रहा है। मतलब हम लोग क्या है ना रिलेशनशिप को ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि भाई तुम नहीं तो कोई और नहीं तो कोई तीसरा और नहीं तो कोई दूसरा और। ये क्यों? क्योंकि इंसान को ना अभी क्या है ना वो रिलेशनशिप को अकेला रहने में डर नहीं लग रहा है सर, वो अपने आप को अकेला रहने से डरता है, लोनलीनेस को वो डर रहा है। क्योंकि जब वो अकेला रह रहा है ना उसका अंदर का जो नेगेटिविटी है वो उसका सामने आ जा रहा है, उससे वो छूट रहा है। इसलिए इसको नहीं तो दूसरा कोई और, दूसरा नहीं कोई तो तीसरा कोई और, ऐसे करके जा रहा है। तो देखिए चूज करने वाला कुछ हर कोई इंसान जिंदगी में परफेक्ट नहीं होता। आप मुझे एक चीज बताइए ना सर, इलनेस का फर्स्ट लेटर क्या है? आई। वेलनेस का फर्स्ट 2 लेटर क्या है? वी। तो आई से क्या होगा सर? इलनेस इलनेस इलनेस। वी से क्या होता है सर? मेंटल वेलनेस। तो अपना दिमाग का इधर पे आई को हटा के वी को इंप्लीमेंट करना चाहिए, तब जाके सर मेंटल वेलनेस क्रिएट होगा, पॉजिटिविटी आएगा। अगर हम अपने अंदर को खाना रख देंगे, स्टूल रख देंगे, यूरिन रख देंगे, वो तो सारा टॉक्सिसिटी में भर जाएगा सर। एक ना एक दिन तो टॉक्सिक होगा। तो आप अपना जीवन में जो पेन है उसको ऐसे ना शेयर करके अंदर पे रख के टॉक्सिसिटी क्यों बढ़ा रहे हो भाई? शेयर करो, बाहर निकालो। कौन तुमको मना किया है कि बाहर मत निकालो? बाहर निकालो। आपको जो भरोसे वाला चाहिए ना उसको बाहर निकालो, उससे शेयर करो वो चीज, ठीक है? शेयर करो, तब जाके क्या होगा ना आपका वो थोड़ा लाइट फील होगा, आपका वो नेगेटिविटी हट जाएगा, आपका पॉजिटिविटी इन होगा, यूनिवर्स आपका पॉजिटिविटी और से अलाइन होगा सर, तब जाके सब चीज आपको पॉजिटिविटी में नजर में आएगा। क्योंकि आई से इलनेस ही आएगा सर, वी मेक वेलनेस। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि राइट पार्टनर चूज नहीं किया जाता है, राइट पार्टनर बनाया जाता है। एग्जैक्टली मतलब जो मैंने पहले बताया कि कोई भी पार्टनर बनाते हो फिर आप उसके संग अलाइन करते हो, कुछ आपकी आप कुछ उसकी खामियों को अपनाते हो, राइट सर, वो आपकी कुछ खामियों को अपनाती है 100%, और एक दूसरे को समझते समझते ही जो है रिश्ता गहरा होता जाता है 100% सर, बेसिकली, राइट? ओके, सो मुझे एक बात बताइए कि हाउ वैलेंटाइन डे इज लाइक यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन। तो बहुत गहरा वाला मतलब ये बहुत गहरा वाला क्वेश्चन कर दिया आपने सर। क्योंकि आप समझो क्या होता है ना, खास करके प्यार तो आदमी हर दिन कर रहा है, लेकिन एक स्पेशल दिन बना के इसको क्या साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जा रहा है, लोगों के अंदर कुछ सामान बेचने की कोशिश की जा रही है कि बेसिकली हो क्या रहा है?
देखिए, सबसे पहला बात ये है कि सर वैलेंटाइंस डे बोल के नहीं, वैलेंटाइंस डे से भी एक बेहतर चीज़ है कि सर अभी सर प्यार एक ऐसा जगह पे आ गया ना सर, यू हैव टू प्रूव इट। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम प्रूफ करके दिखाओ। अब वो प्रूफ करने के लिए हर एक चीज़ वो प्रपोजल रखते हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम शेयर करो, तुम वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारा चीज़। तो सर ये प्यार अभी जो है ना सर, ये प्यार प्रूवनेस पे आ गया है। तो जब सर ये प्यार से वो चीज़ निकाल के, वो कामनेस निकाल के, वो जो एक विश्वास है, वो सारा जो चीज़ है, वो सेफनेस है, जो ब्रीफ, जो ट्रूथ है, वो हटा के जब सर ये एक ड्रामेटिकली वो एग्जामिनेशन पे आ जाता है ना, एक प्रोसेस पे आ जाता है ना, तब सर वो जाके खराब हो चीज जाता खराब हो है। जाती है। ये होता है मैनिपुलेशन सर। कैसे कि सिंपल से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, 2 months हुआ सर रिलेशनशिप, राइट? तुम मेरे लिए जान हो, तुम मेरे लिए चांद हो, तुम मेरे लिए जिगर हो, तुम मेरे लिए ये हो वो हो, राइट? यही 2 months जब सर 6 month या 1 year होता है ना, तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ना बोल के क्यों डिसीजन लिया? तुमने उसके साथ बात क्यों किया? डिफरेंस देख रहे हो सर? वाई? बिकॉज कभी कभार ना ये अफेक्शन आपको शुरू शुरू में ना मैजिकल मोमेंट्स देता है, लेकिन यही अफेक्शन जब ज़्यादा बढ़ता है ना सर, वही जाके आपको ज़िंदगी में तकलीफ देता है। तकलीफ देना स्टार्ट कर देता है सर। तो तो इसमें यही बदलाव- मैनिपुलेशन में क्या है ना सर, वो एक मैनिपुलेशन आ जाता है, एक मैनिपुलेशन आ जाता है कि इनको प्रूफ करो कि तुम, अरे सर प्यार है सर, क्या प्रूफ करूंगा? थोड़ी कोई एग्जाम का कुछ क्वेश्चन है कि उसका सोल्यूशन प्रूफ करके दूंगा, मैथ्स का कुछ एग्जाम नहीं है, प्यार है। तो इसका जो सर सोल्यूशन है ना, सबसे पहले एक सोल्यूशन ये है सर कि आपको वो समझना चाहिए कि मैं जो रिलेशनशिप से गो थ्रू कर रहा हूँ, या हमारा जो रिलेशनशिप है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आई से सर इलनेस आएगा, वी से सर वी मेक वेलनेस। तो अगर आपको रिलेशनशिप में वेलनेस करना है ना, तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये वेलनेस, मेंटल वेलनेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि सर देखिए, आप चाहे जितना भी दुनिया से जीत जाए, लेकिन अगर सब अब इधर से हरा हुआ हो ना, तो कोई मतलब नहीं है। कुछ मतलब नहीं है सर। लेकिन सर आप दुनिया से हारे हो, इधर से जीता हुआ हो ना, आई विल मेक श्योर सर यू विल विन वन डे। इधर से सब कुछ होता है सर, इधर से। इधर पे मेंटल वेलनेस को इम्प्लांट करना चाहिए सर। ये अगर सोच आदमी जिस दिन रख देगा ना, उस दिन उसको देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा जिंदगी में। वो सेल्फ केयर वाला लव का डेफिनेशन वो पलट जाएगा सर जिंदगी में। आज का चीज में ना सर थोड़ा देखिएगा, आज जैसे बोलते हैं कि जेनजी, यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर जेनजी इमोशनलेस। क्यों सर, क्यों इमोशनलेस है? कोई आपको पता है कोई इंसान इमोशनलेस हो सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं, उसका अंदर इमोशन है सर। लेकिन सर वो इमोशन कहीं कर जाके ना, ये जो अभी जो बर्ताव चल रहा है, ठीक है, ये बर्ताव में जाके क्या हो रहा है ना, वो खो चुका है। मैं सिंपल से बता रहा हूँ, मान के चलिए आप एक सिंगल पर्सन हो, ओके, ठीक है। आपको कोई बंदी नहीं मिल रहा है, तकलीफ राइट? आप 365 डेज में 364 डेज यू आर ओके, नो इश्यू सर, नो प्रॉब्लम, राइट? आफ्टर 13 फरवरी मिडनाइट 12 AM आपने स्क्रॉलिंग किया सोशल मीडिया पे, क्या देख रहे हो? कपल्स घूमते हुए, बताइए। हाँ, गिफ्ट अलग-अलग शेयर करते गिफ्ट, हुए। हाँ, गिफ्टिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो आपको वो एब्सेंस फील होगा कि मेरी जिंदगी में ये नहीं है। राइट सर, वो लैक ऑफ लव, लैक ऑफ अफेक्शन, लैक Right. ऑफ कनेक्शन, वो सब चीजें फील होंगी। अब जब ये फील हो रहा है, जब वो एक बंदी को चूज करता है सर, तब वो क्या करता है, ये अनफुलफिलमेंट वाला जो डिजायर है ना, उसको वो मैनिपुलेशन में कन्वर्ट करता है सर। मान के चलिए कि मेरा एक इच्छा है कि मेरा जो गर्लफ्रेंड होगा, मैं उनको बंजी जंपिंग करवाऊंगा, राइट? लेकिन मेरा जो गर्लफ्रेंड है, उसको मान के चलिए ऊंचाई से डर लगता डर है। लगता है, ओके, ठीक है। हो सकता है हाँ, प्रॉब्लम, बिल्कुल हो सकता है, वो फोबिया हो सकता है। फोबिया। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अभी उसका दिमाग को मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। यही मैनिपुलेशन क्या किया, मेरा कमांडिंग नेचर को ग्रो अप करना स्टार्ट किया। यही कमांडिंग नेचर जाते जाते मेरे अफेक्शन को इंट्रिगेट किया। जब मेरे अफेक्शन को ट्रिगर किया ना सर, तभी मेरा टॉक्सिसिटी इधर से निकलना स्टार्ट हो गया। और वही उसको अच्छा फील होने लगा। राइट। अगर मैं ये समझता कि इनको तकलीफ है, मुझे इसको सुलझाव करना है, करेक्ट, सॉल्यूशन निकालना है, या खाली अपने फन के लिए उसको वो नहीं करना है, या तो उसका थेरेपी करानी है, या तो उसको Right. भगाना है,
वो इंटेंशन अलग होता है, या बात ठीक बोल रहा हूँ, क्योंकि दिमाग जो है वो नई चीज़ों को ही देखना चाहता है, राइट तो इसीलिए वो टॉक्सिक पीपल या बैड चीज़ों को ज़्यादा आकर्षित करता है। Right, sir. शैतानी चीज़ें जो है वो नेगेटिविटी ज़्यादा आकर्षित लगती हैं, 100% पॉजिटिविटी जो है वो उतनी लुभाती नहीं है नज़रों को या दिमाग को। क्योंकि सर ये दिमाग का खेल है जो दिल से खेला जाता है। आई गॉट इट। तो देखिए सौरभ जी का दिल और दिमाग दोनों अलग जगह पर है, सेट है। ये व्हाट इज दिस लव बॉम्बार्डिंग या लव बॉम्बिंग कह लीजिए? Love bombing, this quote unquote love bombing, that's a very good questions. Love bombing, what is love bombing? आपको क्या लगता है love bombing को सुनकर आपको क्या ख्याल आ रहा है? हर तरफ प्यार का बॉम्बिंग हो रहा है। बॉम्बिंग हो रहा है तो अगर अच्छी दिवाली लैंग्वेज चल में कहें तो प्यार की बारिश हो रही है। बेसिकली लव बॉम्बिंग एक ऐसा साइकोलॉजिकल नेचर है, एक डार्क साइकोलॉजिकल नेचर है लव बॉम्बिंग। इसको हम कोट अनकोट में लव बॉम्बिंग बोलते हैं। व्हाट इज लव बॉम्बिंग? लव बॉम्बिंग मीन्स दैट कि आपका लव जब कन्वर्ट होता है आपका मैनिपुलेशन इविल नेचर पे। ओके, मान के चलिए मैं करूँगा, राइट, लेकिन मैं ही करूँगा और तुमको भी ये करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लव बॉम्बिंग। मतलब जब आपका अफेक्शन जब आपका जो सेफ्टीनेस है उसको हार्म करता है, और जब आपका ये लव का जो पीस है उसको डिस्टर्ब करता है, उसको डिस्ट्रॉयड करता है, तब जाके जो सिचुएशन क्रिएट होता है उसको हम लव बॉम्बिंग बोलते हैं। तो लव बॉम्बिंग मीन्स नॉट अ लव का वो फ्लोरिश। लव बॉम्बिंग मीन्स आपका लोनलीनेस, आपका वो मैनिपुलेटिव नेचर, वो डार्क साइकोलॉजिकल थिंग्स सर। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि लव बॉम्बिंग मतलब ये नहीं होता है कि एक बंदा है जो 10 लड़कियों से प्यार करता है, बेसिकली वो अपनी पार्टनर से, मतलब जो भी सिंगल पार्टनर है वो उससे वो चीज़ें करवाना चाहता है जो वो खुद करना चाहता है ज़बरदस्ती। राइट। लेकिन इसके जगह पे मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हाँ, हूँ। जैसे मान के चलिए कि बंदा बंदी को क्या बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुमको ये बात का विश्वास है? तो बंदी क्या बोलते हैं, हाँ जरूर विश्वास है। अरे तो गॉड ब्लेस रिलेशनशिप है भाई, इतना सारा रिलेशनशिप में मैंने देखा है, इतना कुछ है, लेकिन तुम बहुत लॉयल हो, तुम्हें तो भाई बात ही कुछ अलग सा है, तुम तो मेरे लिए वो ड्रीम बॉय हो, राइट। तो बंदा क्या बोलता है कि देखो तुमको वो कहा था ना कि मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, थोड़ा तो पैसा का कमी आ गया है, ठीक है, तो थोड़ा अगर पैसा मिलेगा तो अच्छा होगा, थोड़ा उस पैसे से क्या है ना मैं थोड़ा वो प्रोजेक्ट का जो अभी रुका हुआ काम है वो कर सकता हूँ। तो बंदी क्या किया, बंदी बोला, सोचा, बंदी वो मांगा पैसा, बंदी से नहीं मांगा। देखिए मैनिपुलेशन, देखिए वो नहीं मांगा कि मुझे पैसा दो, वो बस वो बोल के छोड़ दिया, राइट। अपना वो जिक्र करके छोड़ दिया कि मेरा अभी करंट सिचुएशन ऐसा है। बंदी क्या किया, घर में गया, अपनी माँ का कुछ जेवर वेवर कुछ भी लुक ऐसे छुपा के लेके आया, उसको पैसों का इंतजाम करके दिया, बेच बूझ के कर दिया, राइट। ये बंदी ने खुद किया या वो करवाया? उसने करवाया मैनिपुलेटली करके। लेकिन अगर हम जनरल नजर से देखें तो क्या खुद से किया, प्यार। एग्जैक्टली। क्यों किया? प्यार। क्योंकि वो कमांडिंग नेचर, वो साइकोलॉजिकल जो फीलिंग है, वो अफेक्शंस जो यहाँ पे वो सेफ्टी, बंदी ने एक बार पूछा भी नहीं खुद से कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, राइट। अगर ये बंदा मुझे छोड़ के चल जाएगा तो मैं क्या खोऊंगा, मुझे मेरे पास खोने के लिए क्या है? ये पूछा सवाल? कभी नहीं पूछा, उसने कर दिया। तो जब उसने ये एक्शन कर दिया ना सर, अदर साइड से वो रिएक्शन, वो मैनिपुलेशन कंटिन्यूस आता जाएगा, हर एक चीज में कुछ ना कुछ आता जाएगा। वन सर्टेन टाइम सर बंदी को रियलाइज होगा कि ये भाई तो मुझसे चीट कर रहा है। जब ये उसको पता चलेगा कि ये मुझसे चीट कर रहा है, तब ये काउंटर क्वेश्चन करेगा। जब ये काउंटर क्वेश्चन करेगा तब तक बहुत देर हो चुका है सर, तो रिश्ता टूट चुका ऑलरेडी, फिर खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। तो ये जो सदमा है ना सर, ये वो बंदी सहन नहीं कर पाती है। तो जब ये सहन नहीं कर पाती है, वो क्या करते, अपने आप को सुसाइड कमिट करती है, क्योंकि कदम उठाती है। ये सेंटिमेंटल सिचुएशन पे क्या है ना सर, सबको वो हालात नहीं रहता कि वो उसको सुधार ले, वो उसको ठीक ठाक अपने आप को कोप अप कर ले, है ना, क्योंकि बहुत सेंटिमेंटल इशू है। एग्जैक्टली सर, अगर हम अपना नजरियों से देखेंगे, इट्स अ साइकोलॉजिकल ड्रामा, इट्स अ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। लेकिन सर आप थोड़ा डीपली देखिए, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मर्डर। किसी अगर कोई जान ले रहा है और आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो उसको जान लेने के लिए, आई गॉट इट। आपने डायरेक्टली खुद हाथ गंदे नहीं किया, बट आपने करवा दिया। दैट इज अ वेरी, आपने हिप्नोटाइज कर दिया बेसिकली। आजकल का रिलेशनशिप में सर जेन जी में यही हो रहा है सर, कि दे आर हिप्नोटाइजिंग ईच अदर।
तुम प्रूफ करो कि तुम अगर मुझे प्यार करते हो तो तुमको मेरे साथ इंटीमेसी रिलेशनशिप पे जाना है, तुमको सेक्स करवाना है, वट एवर इट इज जो फैसिनेशन आ गया है। आप मुझे बताइए ना 90s के टाइम पे क्या होता है रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता था, खाली अपने दिल की बात को कहना ही होता था। खाली एक बस चिट्ठी केवल लिखो। इजहार करना, चिट्ठी लिखो या इजहार भी कर दिया, वही बड़ी बात थी। एक बार मिल तो लो, हाँ बस, एक बार देख लिया आंखों का सामने, वही वाला हाँ चीज है। वही बड़ा बात होता, राइट, करेक्ट। तो सर क्या ये प्यार है सर? अब तो क्या है कि पहली मुलाकात में बहुत सारी चीजें हो जा रही हैं, इंटीमेसी वगैरह Exactly. पहली मुलाकात में हो रही है। तो सर ये हो नहीं जा रहा है सर, ये करवाया जा रहा है। कोई जो है सर, जो शुरुआत किया है, ये लोग कंटिन्यूटी पे रखा हुआ है उसको, प्रोसेस को। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन सर। बंदी को उसने कुछ नहीं कहा करने के लिए, जो भी किया उसने खुद से किया। लेकिन सर अगर हम गौर से उसको डीपली देखेंगे, दिट इज अ प्रोसेस ऑफ मर्डर सर। लेकिन आप एक बात बताओ, अभी जैसे ये तो क्योंकि commonly- अगर उसको सुसाइड कर रहे हैं, वो सुसाइड में क्या आ रहा है सर? स्ट्रैंगुलेशन का मार्क इधर आ रहा है, लेकिन जो प्रेशर उसका इधर पे पड़ रहा है ना, उसका क्या है सर? उसका मेजरमेंट के लिए तो इंजीनियर ने कुछ मशीन बनाई नहीं, जो रेंचो ने बताया था कि इसका प्रेशर मापने के लिए, तो वो इंजीनियर ने कितना चला के वो मशीन बनाई नहीं। अगर पता चलता तो एग्जैक्टली सुसाइड नहीं सर, ये क्राइम है। हाँ राइट। दैट इज सर, इट्स अ बिग 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 डील इशू सर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है सौरभ? सर इसका रेजोल्यूशन सर एक ही है सर, कि सबसे पहले अपने आप को पूछना चाहिए कि मेरा इस रिलेशनशिप अगर टूट जाएगा तो मेरे पास खोने के लिए क्या है। मतलब वही अपने घुमा फिरा के वो सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ ऑडिट में आ जाते हैं Exactly, कि रादर देन टेकिंग एनी एक्शन और थिंकिंग टू डू समथिंग, कमिट समथिंग रॉन्ग विथ योरसेल्फ और विथ योर लाइफ, आप अपने आप से बैठिए शांति से। एंड मुझे लगता है कि अपने माँ बाप से भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर मैच्योर इमोशनली। देखिए इस कि भाई ये चीजें हो गई हैं। कई इस बार जगह क्या पे मैं थोड़ा आपसे बात बोलना चाहूंगा। कभी कभार क्या होता है ना सर, कि मैनिपुलेशन मान के चलिए कि ऐसा कुछ सिचुएशन आता है जहाँ पे हमारा माँ बाप भी उस जगह तक वो समझ नहीं पाता कि एग्जैक्टली मेरे अंदर, मेरा बच्चों के अंदर पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना। इसलिए क्या ना वो डिस्टेंस क्रिएट होता है। अरे सर मान के चलिए किसी का अगर माँ बाप पुराना वाला जमाने का रहा और किसी बंदी का अगर ऐसा सिचुएशन पे चल रहा है, उसका माँ बाप के जाकर वो बोलेगा, उसका माँ बाप उसको ही कोसेगा कि भाई तुम्हारा ही गलती है, तुमने गया था। एक्चुअली आप ठीक बोल रहे हो, क्योंकि सारा खेल जो है वो इमोशनली मैच्योरिटी का है। एग्जैक्टली। आज बहुत सारे जो माँ बाप हैं जो 45 या 55 60 प्लस में हैं, तो दे आर नॉट दैट इमोशनली मैच्योर्ड, तो वो इस बात को और कोसेंगे और उसको गलत समझेंगे और उसके ऊपर और मेंटल प्रेशर और बढ़ सकता है, जो है वो और बढ़ सकता है। तो एग्जैक्टली जैसे खाली इस अकेले बैठने से ही ये सोल्यूशन निकल जाएगा नहीं होगा सर, देन अकेला बैठने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा सर। फिर सबसे पहले सर कि सेल्फ रेट्रोगेट करना होगा उनको। ओके और दूसरा चीज है कि सर जैसे मैंने बताया कि जो करंट सिचुएशन उसका गुजर रहा है, उसका जो भी ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड हो, जो भी, देखिए यहाँ पे भी एक चीज है, फ्रेंड एक बहुत गहरा रिलेशन है सर, क्योंकि फ्रेंड आपके लिए आपका मिरर है, आपके लिए आपका शेडो है। फ्रेंड आपका मुंह के ऊपर बोल देगा क्या फट्टू लग रहा है यार, वो कभी सोचेगा नहीं सर कि मैं इनको बोलूं या ना बोलूं। वो जस्ट बोल देता है आपको, आप अगर कोई फ्रेंड से मिलने जाओगे, आप क्या पूरा सज धज के शेरवानी में जाओगे? नहीं आदमी ऐसे ही जाता है, क्योंकि आपका वो कंफर्ट जोन है सर। आप जैसे हो उसने वैसे ही आजमाया है। एक दिन आपके पास जेब में 5 पैसा था, उस दिन भी आपका फ्रेंड जैसा आपका साथ खड़ा था। आज आपका जेब में 5 करोड़ है, आज भी आपका फ्रेंड वैसे ही ट्रीट करता है। यही होता है सच्चा फ्रेंड। मैं एक ही चीज बोलूंगा, जिंदगी में चाहे अगर आपका जिंदगी में कोई हो या ना हो, जिंदगी में 100 आदमी आपके पास खड़ा हो या ना हो, लेकिन रात को 1 बजे भी अगर आप कॉल किए तो अगर आपका तकलीफ में खड़ा होने के लिए एक सच्चा फ्रेंड एवरी पर्सन का जिंदगी में होना चाहिए ही चाहिए। क्योंकि एक फ्रेंड आपका जिंदगी में मिरर और शैडो जैसा काम करेगा। मिरर मतलब आपका जो रिफ्लेक्शन है वो अभी झूठ नहीं आपका सामने आके बोलेगा। आप जो हो, जैसा हो, जो आपका कमियां है, जो आपका गलती है, वो आपका मुंह के ऊपर सीधा बोलेगा। और शैडो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाता। समटाइम्स जब लाइट्स ऑफ होता है तब छोड़ के जाएगा, लेकिन लाइट्स आता है तो फिर शैडो आपके साथ। तो फ्रेंड भी आपका शैडो जैसा ही होता है सर, वो कभी भी नहीं छोड़ के जाएगा। तो इसमें मुझे बात बताइए सौरभ, क्या होता है, देखिए आज के दौर में देखोगे, पहले भी ये चीज़ थी कि अच्छा दोस्त ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एंड ऑफ द डे आप अपने सीक्रेट शेयर करते हो, राइट। लेकिन जब आपकी दोस्ती किसी भी कारणवश टूटती है तो वही आपका सबसे बड़ा विलन बन जाता है लाइफ का, और वो आपके सीक्रेट को पूरे समाज में जो है वो बोल देता है। तो उसका भी एक साइकोलॉजिकल दिमाग में इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप असली दोस्त को, या जो जिस दोस्त को आप शैडो कह रहे हो, या जिस दोस्त को आप एकदम
परम मित्र कह रहे हो या है ना, मतलब जो आपका गाइड भी है, सब कुछ है, उसका चुनाव कैसे किया जाए? क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान खुद चूज कर सकता है, उसके ऊपर कोई मजबूरी नहीं है। नहीं, देखिए, ये तो बात जो आप बोल रहे हो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। आपको भी पता है कि आपका सराउंडिंग्स में जो 10 बेस्ट फ्रेंड आपका है, जो 10 फ्रेंड आपके, उसमें से कौन सा फ्रेंड आपसे कैसे बर्ताव करता है। तो मैंने जो आपको जो कंडीशंस बताया फ्रेंड का, वो कंडीशन आप मैच करके देखिए, इसमें से कौन सा दोस्त कौन सा कैटेगरी में आता है। जो दोस्त आपको ये तीनों चारों कंडीशन में आता है वही आपका वो दोस्त है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि भाई सच्चा दोस्त वही है जो आपको आपके मुंह पे वो बता दे जो आपके अंदर कमियां हैं, जैसे आप हो। हाँ। और जो आपको भी कहीं कहीं पता कि मान लीजिए कोई ड्रेस आपके पास नहीं अच्छी लग रही है, लेकिन कोई दोस्त है जो केवल तारीफ कर रहा है, तो समझ लो कि वो चापलूसी है बेसिकली। 100%। वो दोस्ती नहीं है, क्योंकि असली दोस्त जो है वो सच्चाई कहेगा कि भाई ये ठीक नहीं है, ये तेरा बिहेवियर ठीक नहीं है, यू शुड चेंज दिस बिहेवियर। राइट। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम इस तरह के बिहेवियर को उल्टा समझ लेते हैं कि यार ये तो हमेशा मेरा क्रिटिसाइज करता है, हाँ। कैसा दोस्त है ये, हर से उल्टी पुल्टी बात करता है, मैं हाँ। कुछ भी करूँ उसको खराबी लगता है। खराबी लगता है। तो बेसिकली वो खराब उसको लगता नहीं है, वो आपको केवल आईना दिखा रहा होता है, वही सच्चे दोस्त हैं। एग्जैक्टली। और जो हर समय चापलूसी करते हैं या हर समय आपके मुंह पे तारीफ कर रहे हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, बिचिंग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। वो आपके दोस्त कभी थे नहीं, कभी बनेंगे भी नहीं, और आप किसी को बदल भी नहीं सकते। आप केवल, सौरभ जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप सेल्फ एनालिसिस इज द की टू सक्सेस। रोज अपने संग बैठिए, चाहे वो 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, आज अपने दिन में क्या किया, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, है ना, और किस प्रकार के लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, किस प्रकार के लोग आपके जीवन में जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा भी कॉन्शियस हो जाएंगे अपने डेली हैबिट्स के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि मैं एक चीज़ सबके लिए बोलना चाहूँगा कि आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद हो। अगर ज़िंदगी में अगर कोई भी इंसान आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, वो आप खुद हो। आपने खुद को आपको छोड़ के कोई भी इंसान दुनिया में बड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें अब अपने आप से देखिए, हमारी जो जिस प्रकार से अपब्रिंगिंग हुई है, जो हो रही है, जो समाज जैसे क्राफ्ट कर रहा है, आप देखोगे कि इंसान अपना सबसे अच्छा दोस्त नहीं है, वो सबसे अच्छा दुश्मन है अपना खुद का। राइट। है ना। तो आप मिरर देखते हो तो 10 खामियां निकालता है एक इंसान, है ना, कि Right. मैं मोटा हूँ, पिंपल आ गया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उसको अच्छाई बिल्कुल भूल जाता है। तो वो अपने अंदर की सारी खामियां ही देखता रहता है। राइट। तो अपना सबसे अच्छा दोस्त कैसे बना जाए, इसका कोई तो सॉल्यूशन, कोई तो रास्ता होगा। वेरी गुड। जैसे मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ठीक है कि आप अपना खुद का अच्छा दोस्त कैसे बनेंगे। राइट। कैसे हम बन सकते। तो सबसे पहले अपने अंदर का जो एक छोटा बच्चा है ना, उसको आप झांकिए, उसको बाहर निकालिए, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा, ऐसा कुछ सिनेरियो होगा जो आपको होठों पे मुस्कुराहट क्रिएट करता है, जो आपको हंसी देता है, आपको आनंद देता है। उस मोमेंट को रीइमेजिन कीजिए। हमारा ज़िंदगी में रीसेट बटन नहीं है प्रचंजित सर, राइट, लेकिन हमारा ज़िंदगी में रीजेनरेट करने वाला, रिक्रिएट करने वाला बंदा हम खुद है सर। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने सिंपल सा वो चीज़ बताया कि आप अपना दिमाग का इधर से वो आई को हटा के वही को इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके। ठीक है, कि अगर आप हर वक्त बोलेंगे कि आई 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 आई, तो आपको आई के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वही सोचेंगे ना, अगर आप कुछ बिग सोच रहे हो, एक सिंपल सा चीज़ आज बता दे रहा हूँ सर, सिंपल सा, यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट, नादर आपका पूरी दुनिया का कायनात भी आपको रोकने पे नहीं लगा सकता। अगर आप सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो वो होगा ही होगा सर आपके साथ। यूनिवर्स अलाइन हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका वो अंदर पे वो शिद्दत है सर, वो आपने उस जगह तक लेके गए हो अपने चाहत को, तो ये होना ही है आपके साथ। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारा नेगेटिविटी, हमारा वो डेमोनिक जो थॉट्स, वो इतना हावी हो जाता है, इतना सबकॉन्शियस ब्रेन को इतना कैप्चर कर लेते कि वो पॉजिटिविटी हम खुद सोच ही नहीं पाते। तो सबसे पहले इस पे आप ये क्वेश्चन करो खुद को कि मेरे पास खोने के लिए है क्या। जिस दिन आपका ब्रेन ये सायरन दे दिया कि भाई जीरो, अब देखिए नजरिया होना चाहिए देखने का। कोई इंसान 0 वाट का लास्ट वाला ओ को देख रहा है, उसके लिए सब कुछ खत्म है। सब खत्म है। कोई इंसान अपॉर्चुनिटी का फर्स्ट ओ को देख रहा है, उसके लिए शुरुआत है सर।
सो देयर इज अ डिफरेंट स्लाइट डिफरेंस कि आप देखोगे कैसे, जिंदगी को देखोगे कैसे, कैसे देखना चाहते हो, राइट? आई गॉट इट। क्योंकि अगर आप जिंदगी में आपका रिश्ता टूट गया है, आपका जिंदगी में तकलीफ आ रहा है, आपका जिंदगी में दुख आ रहा है, आपका जिंदगी में परेशानी आ रहा है, अगर आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जा रहे हो, थैंक गॉड, गॉड को थैंक यू बोलो कि आप उसका वही चुना हुआ वाला बंदा हो, उन्होंने जो चुना है कि आप लाइफ में कुछ क्रिएट करने वाले हो। क्योंकि आपको जिंदगी में रोशनी का अहमियत तब पता चलेगा जब आप अंधेरों से गुजरोगे। अगर जिंदगी में आपका दिया 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 उजाला उजाला है, आपको क्या पता होगा दिया का वैल्यू क्या होता है? पता होगा? नहीं पता होगा सर। जब आपका जिंदगी में वो अंधेरा रहेगा और सडनली आपका लाइफ में कोई रोशनी बन के खड़ा होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मेरा जिंदगी उजाला हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलवेज अपना कंफर्ट सिचुएशन से निकल के अनकंफर्ट जोन पे जाओ, क्योंकि अगर आज तुम्हें कोई क्वेश्चन कर रहे है कि तुम कहाँ से हो और तुम्हारे पास जवाब नहीं है वो बोलने के लिए, तो ये मत समझो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये समझो कि तुम्हारे पास अपना घर बनाने के लिए वो घर रेडी हो रहा है। किसी न किसी दिन, कभी ना कभी तुम किसी का, कभी कोई भी जगह का तुम बता सकते हो। तो आज ज़रूरी नहीं है कि तुम कोई भी एक छोटा गांव का बड़े हो रहे हो, तुमको बोलने में शर्म आ रहा है। क्या पता है सर कि कल तुम कोई इंटरनेशनल फिगर बन के खड़े होगे, दूसरों का सहारा बनोगे। अगर तुम्हारा किया हुआ वाला काम दूसरों का ज़िंदगी में एक स्माइल क्रिएट कर सकते हैं कि तुमने ज़िंदगी में बेटा बहुत कुछ कर लिया, ठीक है? तो ये मत सोचो कि भाई मेरा जिंदगी में कुछ नहीं होगा, मुझे वो छोड़ के चल गया, मेरा तो कुछ हो नहीं सकता। अगर किसी ने तुमको धोखा देके चल गया है ना, तो अपना उस चीज़ को क्रिएट करके दिखाओ कि एग्जैक्टली उसको ये रियलाइज़ हो कि मैंने क्या गलती किया है, लेकिन इन अ हेल्दी मैनर। अगर आप अभी ये क्या बोलेगा कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। अगर एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव इन वॉर, तो भाई मतलब वो जिसको वो चाहता है उसका मुंह पे एसिड फेंकने वाला भी जायज़ है, बॉर्डर पे सरहद पे खड़े होकर गोली करना भी जायज़ है। लेकिन ये तो जायज़ नहीं है सर। एवरीथिंग इज नॉट ऑल अबाउट फेयर, एवरीथिंग इज नॉट फेयर फेयर इन love लव and war, लव इन वॉर सर। आपका वो हर एक चीज़ आपको वो हेल्दी वे में लेना चाहिए। तो हर एक नियम होना चाहिए, बाउंड्रीज होनी चाहिए हर चीज। एग्जैक्टली। और अगर कोई एम्प्टीनेस पे बैठा है, कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं सिंगल हूँ, मैं तो बोलूँगा कि भाई आप अपना वो ये जो है ना, इसको आप चांदी से लिख रहे हो भाई, क्योंकि ये आपका टाइम है सेल्फ जनरेट करने के लिए। आप रिक्रिएट कर रहे हो। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ सर। 100%। जो पानी से नहाता है वो बांस को धोता है, जो इंसान पानी से नहाता है वो अपने बांस को धोता है, जो पसीना से नहाता है वो इतिहास रचता है सर। सिंपली बहुत अच्छी बात कही सौरभ आपने। और देखिए दोस्तों, बहुत बहुत मज़ा आया बात करके, और ज़्यादा वक्त ना लेंगे, पर 2-3 सवाल और पूछेंगे आपसे। Sure, sir. क्योंकि मज़ा तो ये तो बहुत आ रहा है। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है सर कि आप ऐसा ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो कि सर जो मैं आजकल का जनरेशन का जो एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे वो बहुत लैक करते हैं, वो अपने आप को ना सर ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ना सर वो बिछड़ हुआ जा रहा है। बिल्कुल, मतलब इस पर जैसे मैं एक जगह मैंने बड़ी प्यारी बात पढ़ी थी कि हम जो चीज़ बाहर ढूंढ रहे हैं बेसिकली वो हमारे अंदर ही है। तो क्या होता है कि हम जो प्यार बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली वो प्यार अंदर ही है। तो अगर आप अपने आप से प्यार करने लगोगे, सेल्फ लव के प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो आप देखोगे पूरी दुनिया अपने आप प्यारी नजर आती है। आपको दुनिया भर से प्यार नजर आता है। फिर आपको पार्टनर स्विच नहीं करना, 10 जगह प्यार खोजना नहीं, क्योंकि प्यार बाहर खोजने से मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बाहर वो है नहीं, वो प्यार है अंदर। अगर आप अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हो, तो बाहर आपको केवल कुछ पल के लिए आपको लग रहा है कि आपको चीज मिल गई है, लेकिन वो आपकी है नहीं, वो आपको मिल नहीं सकती बेसिकली, एकदम है ना। तो सॉरी बात बताइए, व्हाट इज वन वर्ड अबाउट द टुडेज लव? सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, और टॉक अबाउट द रियल लव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज है कि व्हाट इज लव। पहले मैंने बता दिया था कि लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल इमोशन है। व्हाट इज ट्रूथ लव? ट्रू लव, तो ट्रू लव कम्स इन योर लाइफ व्हेन यू मेक यू प्रीशियस। देखिए जिंदगी में ना तीनों चीज को प्यार मिलता है।
यहाँ पे शायद मेरा बात को लेके कोई कोई डिसएग्री Controversy हो कर सकता है, सकता हाँ, है, okay. लेकिन मैं अपना ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तीनों को प्यार मिलता है जिंदगी में। एक है आपका जो माँ है उसको मिलता है, एक आपका जो औरत होती है उसको मिलता है, एक आपका जो कुत्ता होता है उसको मिलता है। आदमी को जिंदगी में प्यार नहीं मिलता। ठीक है, आदमी को जिंदगी में प्यार पाने के लिए उसको वो हैसियत कमाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी एक वर्ड्स है ना, एवरी सक्सेसफुल मैन बिहाइंड इज अ वुमन। मुझे एक बंदी दिखा दीजिए कोई भैन अल्लाह का पीछे जा रहा है, क्योंकि बंदी सक्सेसफुल इंसान का पीछे ही रहता है सर, उसको और सक्सेस तक लेके जाने की। अनसक्सेसफुल पर्सन का पीछे कोई बंदे नहीं कोई नहीं रहते। मतलब कोई बंदी कोई नहीं तो रहता, सबसे पहले अपना वैल्यू को Create मर्ज करो। करो, क्रिएट करो। देखिए इसमें भी एक बड़ी मैं ऐड ऑन करता हूँ आपकी बातों पे कि जो सौरभ जी ने कहा कि अपने आप को प्रीशियस बनाओ, और आप देखोगे जब आप अपने आप को डायमंड बना लोगे तो अपने आप प्यार बरसने लगेगा, हर आदमी आपके आगे पीछे घूमेगा। तो सिंपल सी बात है कि वर्क ऑन योर सेल्फ, गिव टाइम टू योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ बेटर एवरी सिंगल डे। आपका कॉम्पिटिटर कोई और नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आपके पास्ट के साथ है। आप आज जो हो तो यू हैव टू बिकम बेटर टुमारो, और रोज रोज यही सोचना है हाउ कैन आई बिकम बेटर माई सेल्फ टुडे फ्रॉम यस्टरडे, दैट्स इट। तो मुझे लगता है ये सिंपल सी चीज़ें जो हैं आप एक्सरसाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे आइडिया जनरेट होंगे कि Right. आपको जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना, क्या सही जा रहा है, क्या सही नहीं जा रहा है, कैसे दोस्त बनाने हैं, कैसे रिश्ते बनाने हैं, सबका जवाब आपको खुद मिल जाएगा, आपको किसी की जरूरत नहीं है। बट यू हैव टू सिट विथ योरसेल्फ, आपको खुद की जरूरत है, सिंपल सी बात ये है। एंड जब ट्रू लव आपने बोला ना, तो ट्रू लव इज इक्वल्स टू सेल्फ लव, Love. सेल्फ रिस्पेक्ट, रिक्रिएट द सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर जो कोई भी रिश्ते में आपको अपने खुद को चेंज करके रिश्ता बनाना पड़ रहा है, तो प्लीज रिमाइंड इट, वो रिश्ता रिश्ता नहीं है, वो सौदा है। सो उनसे दूर रहिए। आप जो हो, जैसे हो वैसे ही अगर कोई अपना ला रहे तो वेरी वेरी गुड। तो सबसे पहले अपने अंदर को वो झांको। मैं ये बिलीव करता हूँ, खुद मैं ये बिलीव करता हूँ कि इंसान क्या बोलता है ना कि मेरे अंदर ही तो ये है, मेरे पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, मेरे पास वो दिमाग नहीं है साइंटिस्ट बनने के लिए। मैं सिंपल से एक चीज़ बोलता हूँ, सर थॉमस अल्वा एडिशन, जिसको स्कूल से निकाला गया था कि वो स्पेशल चाइल्ड है, उसका दिमाग में वो है ही नहीं कैपेसिटी, उसने दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना, उसने रोशनी का आविष्कार किया। जो बंदा 8 साल का उम्र से गांव में न्यूज़पेपर बिक रहा था, वो एक दिन भारत का राष्ट्रपति बना, सर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपके अंदर जो कमियां है ना, उसको आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ, अपने आप चेंज होने लगेगा। क्योंकि जिस दिन आप खुद को तोड़ के बनाना स्टार्ट करोगे, उस दिन यूनिवर्स अलाइनमेंट करना भी स्टार्ट कर देगा। और एक चीज़ कहूँगा कि जिंदगी में ना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना माँ बाप का जो आशीर्वाद का जो हाथ होता है ना, वो कभी सर से अलग मत होने दो। क्योंकि माँ बाप किसी का भी जिंदगी में गलत नहीं होता। हाँ, कभी कभार ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, हम देखते हैं कि माँ बाप गलत है, वो देखिए एक्सेप्शंस मस्ट बी इन देयर, लेकिन जिंदगी में जो आज देन है, जो आप आज जो भी हो, जिस जगह पे हो, 10 आदमी का अगर इंस्पिरेशन हो, कुछ भी हो, ये स्टार्ट उसी ने हुआ से। हमने भगवान को नहीं देखा है, हमने उस शक्ति को महसूस किया है, लेकिन जो क्रिएट किया है, कौन क्रिएट किया है? मेरा माँ अपना कोख से जन्म दिया है मुझे, मेरा बाप ने मेरा को पाल पोसा है। तो ये जो 2 एहसान मेरा सर पे है, जो आशीर्वाद मेरा सर पे है, अगर ये नहीं होता तो मैं आज इस जगह पे बैठे नहीं होते। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि दोस्तों कई बार होता है ना कि इंसान, लड़का जो है एक लड़की के प्यार में पड़ता है और अपने माँ बाप को भूल जाता है, जो बहुत कॉमनली हो रहा राइट है ना। शादी के बाद वो अलग रहने लगता है, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देता है, या अलग शहर में रह रहे हैं, वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाली समय से कुछ पैसे हुए तो भेज दिए, उसके अलावा वो प्यार, अफेक्शन और वो 100%। सेवा एक लड़का लड़की नहीं कर रहे हैं अपने माँ बाप के। तो ये बात बिल्कुल ठीक कहा कि आज अगर आप 20th फ्लोर पर हो तो बिकॉज ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, बिकॉज ऑफ द नीव, द फाउंडेशन, द ग्राउंड फ्लोर, द फर्स्ट फ्लोर, अगर ये सारी चीज़ें हटा दी जाएं तो 20वां तल्ला कभी बनेगा ही नहीं, हवा में आप कभी रह नहीं सकते, राइट। लेकिन मैक्सिमम टाइम लोग क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में अपने माँ बाप के त्याग को, उनके प्रेम को, उनके समर्पण को वो भूल जा रहे हैं।
और बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं और माँ बाप को दुखी कर रहे हैं। याद रखिए, जैसे सौरभ जी ने कहा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। राइट। अगर आप अपने माँ बाप के संग जैसा बिहेव करते हो तो डेफिनेटली यू मेक श्योर यू आर गोना फेस द सेम कॉन्सिक्वेंसेस इन योर लाइफ। आज नहीं तो कल, भले आप बच्चे पैदा करो मत करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दिन वापस जरूर आपके जीवन में आएंगे। तब आपको शायद वो रिग्रेट की भावना इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। 100%। राइट। तो सौरभ जी, बस जाते जाते आई वुड लव यू टू गिव अ मैसेज टू आवर ऑडियंस, जितने प्यार वाले, मतलब जितने टीनेजर्स जो प्यार में पड़ रहे हैं, या जो शादीशुदा लोग हैं, जो शादी करने वाले हैं, कर चुके हैं, जो भी रिश्ता जानते हैं, या लव का मतलब जो आपने एक नया समझाया, लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल इमोशंस, तो जो इस बात को समझते हैं और जो समझना चाहते हैं, तो आप आज के दौर के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एक क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं 2 चीज़ बोलना चाहूँगा, एक स्टोरी के हिसाब से बोलना चाह रहा हूँ। फर्स्ट मेरा जो वर्ड्स है, जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, मोमबत्ती को एंड मोमेंट पे जाके पता चला कि उसने जिस धागे को अपना दिल से ऐसे छुपा के रखा था, उसने ही उसको जला के राख कर दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज चूज पीपल इन योर लाइफ वेरी कॉशियसली। ज़रूरी नहीं है कि आपका दुख और दर्द वाला बात जो है वो सबके लिए सेम मायना रखते हो। सो प्लीज़ चूज़ पीपल जिसके साथ अपना वो फीलिंग्स शेयर करना चाहते हो, अपना जो दुख तकलीफ कुछ भी हो, जो कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो, वो पीपल चूज करना वेरी कॉशियसली एंड ट्रीट द पीपल हु दे आर बिलोंग्स इन योर लाइफ, because you are the CEO of your own life. You have to hire, fire, and reconstruct your own kingdom. And the one thing, सबसे ये तो चीज़ एक है कि देखिए, जो चीज़ है कि जो आपका जो पसंदीदा औरत है, चाहे वो आपका बीबी हो, चाहे वो आपका बेटी हो, चाहे वो आपका माँ हो, चाहे आपका वो बहन हो, बेसिकली हम लोग वैलेंटाइंस डे के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात करेंगे कि हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है, जैसा एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा ना कि रेस्पेक्ट बोथ एंड गिव वैल्यू all small moments and create memories, small memories, because अगर आप जिंदगी में अपने रिश्ते को उस जगह तक लेके जाना चाह रहे हो, उसको निभाना चाह रहे हो, तो जिंदगी में ना मोमेंट क्रिएट करते जाओ। ज़रूरी नहीं है कि वो मोमेंट क्रिएट करने के लिए आपको अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को लाखों रुपए का कोई गिफ्ट देना है। 10 रुपए का चॉकलेट और आपका केयरनेस भी आपका ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि छोटा छोटा बूंद बूंद का पानी से ही बड़ा समुंदर बनता है। समुंदर एक दिन में बहुत लहरा नहीं आ सकता है। एंड दैट्स everything from my side, and happy Valentine's Day to all my friends, my well wishers. आप लोग अपना ज़िंदगी में, आपका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, मत कीजिए प्रॉब्लम को अंदर पे छुपा के मत रखिए, उसको शेयर कीजिए अपना वो पार्टनर, वो ट्रस्टवर्दी पार्टनर से शेयर कीजिए, ताकि उसका वो वे आउट निकल के आए। एंड हैप्पी रिलेशनशिप, मेक इट हैप्पी एंड लॉन्जिविटी। एंड वन ऑफ द लास्ट थिंग, बस रिलेशनशिप को याद में मत रखिए, रिलेशनशिप में साथी को हाथ पकड़ के साथ में आगे बढ़ते जाइए लाइफ में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सौरभ फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। बहुत अच्छा लगा सीख के। और दोस्तों, मुझे लगता है कि इस एपिसोड को आपको केवल एक बार नहीं, कई बार सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हिडन सॉल्यूशंस सौरभ ने दिए, बहुत सारी बातें कहीं जो शायद पहली बार में आपको प्रॉपर समझ में ना आए, थोड़ा सा अलग तरीके से आप समझोगे, लेकिन जितनी बार आप इस बात को सुनोगे, सौरभ की बात को सुनोगे, उतनी बार आप उन शब्दों को, उन बातों को डिकोड कर पाओगे अपने जीवन में, ताकि आप और अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। एंड मैं क्लोजर करूंगा एक और चीज़ कह के कि वैलेंटाइन डे का मतलब खाली ये नहीं होता कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, पति और पत्नी के बीच में ही गिफ्टिंग होनी चाहिए। प्यार प्यार होता है, प्यार हम सभी के साथ होता है। मतलब हम माँ बाप से भी प्यार करते हैं, दोस्तों से भी करते हैं, कज़न से भी करते हैं, सिबलिंग से भी करते हैं, और अलग अलग तरह का प्यार होता है। सो वैलेंटाइन डे को केवल नैरो मत करिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में। आप अपने फैमिली मेंबर को, सभी को गिफ्टिंग करिए, चाहे वो छोटा हो, चॉकलेट हो, किताब हो, एनीथिंग। वो चीज़ गिफ्ट करिए जो उनके जीवन में काम आए। वो चीज़ मत करिए जो आपके पैसों का फ्लॉन्टिंग करे,
और उनके जीवन में वैल्यू ऐड करना चाहिए आपका गिफ्ट। इस प्रकार से आप सोच के गिफ्टिंग करें, सबको गिफ्ट करिए। अगर आप एक पिता हैं तो अपने बच्चों को भी वैलेंटाइन डे गिफ्ट करिए, ताकि बच्चे भी सीखें कि प्यार का मतलब नैरोनेस नहीं होता है, ब्रॉडनेस होता है। सभी चीज़ से प्यार किया जा सकता है और सभी चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं गिफ्टिंग करके और उसे महसूस करके या एक्सप्रेस करके। और भी बहुत सारी बातें। तो सौरभ से हम, जिनके ये एक्सपर्ट हैं डार्क साइकोलॉजी और क्रिमिनल लॉयर के हिसाब से, तो हम वापस से आपको एक और एपिसोड में बुलाएंगे जहां पर हम केवल जरूर उसी प्रकार से बात करेंगे कि एक इंसान किस प्रकार से क्रिमिनल बनता है, किस प्रकार के गुनाह करता है और वो किस प्रकार से सुधार भी करता है जीवन में अपने, और ऐसा माइंडसेट क्यों पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, और डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा हम सभी किस प्रकार से हैं। हर इंसान किस प्रकार से रोजमर्रा में डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा बना हुआ है। लोग कुछ कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज मैनिपुलेट कर रही हैं उन चीज़ों का यूज़ करके, जो हमारे एंड ऑफ द डे हमारी लॉन्जिटिविटी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे मेंटल पीस के लिए वो अच्छा नहीं है। तो हम बहुत जल्द सौरभ को दोबारा बुलाएंगे उन सब चीज़ों पर बात करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू प्रसन्नजीत सर को कि आपने अपना एक इतना अच्छा इनिशिएटिव जो स्टार्ट किए, जो शुरू किए, और ये जो मोमेंट्स है इसमें मुझे शामिल करने के लिए, इट्स रियली वेरी बिग मोमेंट फॉर माई सेल्फ। एंड मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि आजकल का ज़माने में अगर मेरे वजह से किसी का होठों पे कुछ मुस्कान आ रहा है, आई एम द रीज़न फॉर स्माइलिंग, दैट्स अ वे एवरीथिंग इन माई लाइफ, एंड यू आर द रियली मैजिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सौरभ ऑफ द लाइफ। आई एम रियली ग्लैड। आई होप आज के एपिसोड में आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि असली प्यार आखिरकार क्या होता है, राइट। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है अपने इमोशन को समझना। अगर आप अपने इमोशन को एक बार समझ जाओगे तो कभी भी आप ट्रिगर्ड नहीं होगे, कोई भी आपको गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई भी आपको इरिटेट नहीं कर सकता। सो अपने ऊपर काम करते रहिए, एंड व्हेन यू विल वर्क ऑन योरसेल्फ यू विल रियली ग्रो इन योर लाइफ। और आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे अपने आप ट्रांसफॉर्म हो रही है और आप बाकी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों के संग सब्सक्राइब करिए जो प्यार में पड़ जाते हैं किसी को भी देखकर। एंड अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट और ऐसे बहुत सारे वीडियोस जहाँ पर आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, वो मैं लगातार लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।